हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज हम एचटीएमएल शुरू करने वाले हैं और एचटीएमएल को हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ये पूरा कोर्स आपको नोबली की वेबसाइट में मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एचटीएमएल के बारे में देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे इसकी कि कैसे कैसे ये डेवलप हुई। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपका जो है एचटीएमएल को जो है डेवलप किसने किया। सबसे पहले तो आपकी जो एचटीएमएल है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसे 1991 के अंदर आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था आपका जो है 1991 में। और फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं आपका HTML5 यूज़ कर रहे हैं और जो 2008 में आपका जो है लॉन्च हुआ था। तो ये आप देख सकते हो, ये HTML का आपका डेवलपमेंट है। तो यदि आपको HTML सीखनी है तो हमारे पास जो है ना HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको जो है HTML में जो है कुछ भी कार्य करना है तो सबसे पहला कार्य है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिखोगे। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हो डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि HTML5 हम यूज़ कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका है HTML टैग, ये देखोगे आप HTML यहाँ से शुरू है और HTML सबसे लास्ट में बंद है। यही आपका रूट एलिमेंट है, इसी के अंदर हमें सब कुछ लिखना है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका हेड सेक्शन है और दूसरा आपका बॉडी सेक्शन है। तो हेड सेक्शन के अंदर तो केवल हम टाइटल, लिंक्स वगैरह लगाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये डायरेक्टली वेबसाइट पे शो नहीं होता है हिस्सा, और जो भी हमें वेबसाइट के अंदर लिखना होता है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। और सबसे पहले जो हम यूज़ करने वाले हैं वो जो है हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टेक्स्ट एडिटर, जो कि हमें जो है अच्छे से लिखना हमें आ जाएगा नोटपैड प्लस प्लस। तो उसके बाद हम VS कोड पे चलेंगे। VS कोड एक एडवांस कोड एडिटर है, वहाँ पे बहुत सारे टैग, मतलब बहुत आसानी से आप जो है कार्य कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटपैड से सीखना शुरू करते हो तो आप अच्छे से स्ट्रक्चर लिखना सीख जाओगे और अच्छे से कार्य करना सीख जाओगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस का। तो देख लेते हैं हम कि नोटपैड प्लस प्लस हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सर्च करोगे नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड प्लस प्लस सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करो। सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें कोई भी इशू नहीं है, नॉन इशू है। तो यहाँ पे जा करके आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। और ये आपका जो है डाउनलोड हो गया। तो अब इसे जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है क्लिक करो और यस, इसमें बहुत ही सिंपल ऐसे इंस्टॉल करना है। बस आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, आई एग्री, नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। अगर आप डेस्कटॉप पे चाहते हो इसका एक आइकॉन आ जाए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपका जो है इंस्टॉल हो चुका है और इसे हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। और फिनिश करते ही ये तुरंत आपका ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपका ओपन होकर के आ गया है। जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है आप Ctrl+A करके इसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा नोटपैड प्लस प्लस का। आपको जो सबसे पहले कार्य करना है, यहाँ पे आप जो है फाइल पे क्लिक करोगे और इसे सेव कर लो सबसे पहले फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है सेव एज पे क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको लोकेशन अच्छी लगे, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो ना, ये आपको बस ध्यान देना है। जो भी आप नाम लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ABC एक नाम लिख दिया और यहाँ पे जो लास्ट में है ना आपको .html ये आप लिखोगे, तभी ये आपकी एक HTML फाइल बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप नाम लिखोगे उसके बाद में आप .html लिखोगे, तभी ये आपकी एक HTML फाइल बनेगी और इसे आप सेव कर दो। तो सेव करने के बाद ये हमारी एक HTML फाइल बन चुकी है। तो अब इसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखेंगे, जो बताता है कि हम HTML5 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉक टाइप HTML। इसके बाद हमारा रूट एलिमेंट है HTML, इसको हम जो है बंद कर देंगे। तो ये आपका HTML बंद हो गया। तो इसी के ही अंदर हमें सारा कार्य करना है। ये हमारा रूट एलिमेंट है। इसके बाद हम इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका हेड सेक्शन है और हेड सेक्शन को हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन है
और बॉडी सेक्शन को भी हम बंद कर देते हैं। तो ये तो लिखना आपको अनिवार्य है, यही आपकी एक मेन बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप और कुछ लिखो या लिखो, पर ये आप लिख करके तभी अपना प्रोग्राम शुरू करोगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसको मैं सेव करूँ और सेव करने के बाद अगर आप इसे जो है ओपन करोगे, ओपन करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे और फाइल पे जा करके यहाँ पे आपको ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर लिखी उससे आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा और सबसे टॉप में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है abc.html, क्योंकि अभी तक मैंने इसको टाइटल भी नहीं दिया। तो यदि मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा जहाँ पे आपका लिखा हुआ है abc.html। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी वेबसाइट का टाइटल देना है तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और टाइटल जो भी आप लिखना चाहते हो। तो टाइटल लिखने के बाद यदि मैं इसे Ctrl+, आपको हर बार इसे सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसे Ctrl+, सेव किया। सेव करने के बाद जो भी आपके ब्राउज़र में ये ओपन है वहाँ पे आप जाओगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे टॉप पे आपका माई वेबसाइट आपका लिखा हुआ है। तो अगर आप टाइटल का यूज़ करते हो टाइटल आपका वहाँ पे आएगा और ये बॉडी है, आप इसमें जो भी लिखोगे वो आपका बॉडी पे दिखाई देगा। आपका मेन वेबसाइट आप यहीं पे लिखोगे। तो यहाँ से इसे आप Ctrl+, कर दोगे। Ctrl+, करने के बाद आप फिर से अपने ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे बॉडी के अंदर आपका लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट। तो जो भी आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो आपका यहाँ पे मेन वेबसाइट मेन आपके पेज पे शो होगा। टाइटल आपका हमेशा यहाँ पे शो होता है। तो ये आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है जो आपको यहाँ पे तैयार करनी चाहिए लिख करके। तो जितना भी हो सके इसे बार बार जो है लिख करके देखो ताकि आपके याद हो जाए। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। तो यही यहाँ से आपकी मेन HTML शुरू होती है। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट कार्य शुरू हो जाता है। तो अब हमें जानना है कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं और इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये जो सब कुछ है ये पूरा कोर्स आपको नोबली की वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट की बात करते हैं कि आपका एलिमेंट क्या होता है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिखना सीख लिया था, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका HTML आपका शुरू है और HTML आपका बंद है। तो हम एलिमेंट किसे कहेंगे? एलिमेंट वो है कि जब आपका जो कोई टैग शुरू होता है और वो टैग बंद होता है उसके बीच में जो भी कंटेंट है तो ये कंप्लीट आपका एलिमेंट कहलाएगा। और अगर मैं सिंगल इस HTML की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या है? टैग है। ये हेड हमारा क्या है? टैग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हेड ये कंप्लीट ये क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट और टैग में ये अंतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम टैग की बात करें तो टैग हमारे दो प्रकार के मिल जाते हैं। एक आपका होता है एम्प्टी टैग और दूसरा होता है हमारा कंटेनर टैग। तो यहाँ पे एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग क्या है? कंटेनर टैग भी होते हैं जो बंद करने होते हैं, वे आपके कंटेनर टैग कहलाते हैं। जैसे बॉडी शुरू किया, बॉडी बंद किया, बॉडी इनको बंद करना आवश्यक है तो वे कहलाएंगे आपके कंटेनर टैग। और ऐसे टैग होते हैं एम्प्टी टैग जिन्हें बंद नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास क्या है? BR है हमारे पास और हमारे पास HR है। ये हमारे एम्प्टी टैग होते हैं, इन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप दोनों समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम्प्टी टैग है और हमारे पास क्या है? कंटेनर टैग है जिन्हें हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी हमारे पास तीसरी चीज़ है, ये क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अगर मुझे किसी टैग की इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करना है कि टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ चेंज करना है, कि उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो या अलाइनमेंट चेंज करना हो, तब मैं एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ पे जो है इनको हम अच्छे से जानने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी टैग के बारे में। पहले हम बॉडी टैग के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बॉडी टैग की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग क्या है? इसी के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट आपकी लिखी जाती है और इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे एट्रीब्यूट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है बिजी कलर। अब ये बिजी कलर क्या है कि अगर आपको बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आपका जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं बिजी कलर को। आप जो एट्रीब्यूट लिखोगे ना ये हमेशा टैग के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आपका बॉडी टैग है तो बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं आप इस टैग के अंदर प्रयोग करोगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? बिजी कलर। तो बिजी कलर आप इस प्रकार लिखोगे और यहाँ पे जो भी आप कलर का नाम देना चाहते हो वो कलर का नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे आपका रेड लिख दिया और रेड लिखने के बाद इसे Ctrl+, आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप फाइल पे क्लिक करोगे और ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर पे आप इसे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो टैग्स है एक बार वो रिमूव कर देता हूँ जो हमने HR और BR लिखे थे। तो Ctrl+,
एचआर के कारण यहाँ पे क्या आ गया था, आपकी लाइन आ चुकी थी। तो मैं इसको रिफ्रेश किया, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो भी बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर रेड की जगह पे चेंज करना है येलो, तो कंट्रोल एस सेव करो और अपने ब्राउज़र को जा करके आप रिफ्रेश कर दो, तो ये आपका कलर येलो हो जाएगा। तो जब भी आप किसी वेब पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसके बॉडी टैग के अंदर बिजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करके आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो ऐसे तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये क्या है आपका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड से क्या होगा, बैकग्राउंड से मैं यहाँ पे आप बिजी कलर से आप कलर चेंज कर पा रहे थे और बैकग्राउंड से आप लगा सकते हो बैकग्राउंड में इमेज। तो अब हम इमेज कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं बिजी कलर को हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप कलर लगा सकते हो या इमेज लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखने के बाद अब आपको इमेज लगानी है। तो इमेज लगानी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव है। तो ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है। तो डेस्कटॉप पे abc.html नाम से सेव है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और मेरे पास ये आपकी यहाँ पे फ़ाइल मिल जाएगी। तो अगर आपको इमेज है आसानी से लगानी है तो आप अपनी इमेज भी उसी लोकेशन पे ले आओ जहाँ पे आपकी जो है फ़ाइल है। फिर आप चेक करोगे आपके सिस्टम में जहाँ पर भी इमेज होगी उस इमेज को जो है डेस्कटॉप पर लेकर के आ जाओ जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये आपकी फ़िलहाल डेस्कटॉप पर आ गई है। तो हमारे पास एक इमेज है। अब इस इमेज का एक्सटेंशन आपको जानना ज़रूरी है। आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको और वहीं पे आपका यहाँ पे मेंशन होगा कि इसका एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो .jpg इसका एक्सटेंशन है, फ़ाइल का नाम ए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप नोटपैड में जाओगे, नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे a.jpg और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पर जा करके जो आपकी फ़ाइल है उसे रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। इमेज का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। तो इमेज का साइज़ अगर आप कम कर दोगे तो ये पूरा एरिया कवर करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। तो जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तब आप जो है टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज है, इमेज लिखी हुई है और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे आप कलर का नाम लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पे कलर का नाम लिख देता हूँ आपका येलो और इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर जा कर के आप देखोगे, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट का कलर है वो आपका येलो हो चुका है। तो इस प्रकार आप टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन। अब मार्जिन क्या है, आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे बिल्कुल अटैच है, कोई भी स्पेस नहीं है यहाँ पे। अगर ये स्पेस आपको बढ़ाना है, टॉप से इस टेक्स्ट को नीचे लेकर के आना है या लेफ़्ट से इस टेक्स्ट को आपको आगे की ओर करना है, तब आप टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका टॉप मार्जिन और टॉप मार्जिन में लिख लेता हूँ आपका 100, कंट्रोल एस में इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये 100 पिक्सल्स आपका नीचे की ओर मूव कर जाएगा। अगर मुझे इसको लेफ़्ट से भी आपका 100 पिक्सल मूव करना है तो तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ़्ट मार्जिन। तो लेफ़्ट मार्जिन आप जितना भी दोगे यहाँ पे, इसको मैंने 100 लिख दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया और यहाँ पे जाकर के अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 100 पिक्सल आगे की ओर मूव कर चुका है। तो इस प्रकार आप बॉडी के अंदर मार्जिन का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट को आपको जहाँ पर लेकर के जाना है आप लेकर के जा सकते हो। उसी प्रकार आप मार्जिन दे सकते हो यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपने यहाँ पे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स देखे, तो ये सभी हम बॉडी के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पी टैग। पी टैग मतलब क्या है, हमारा पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है, अगर मुझे कोई भी पैराग्राफ लिखना हो तो मैं पी टैग के अंदर लिख सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली स्पेस जो है ऐड कर देता है पैराग्राफ के टॉप में और पैराग्राफ के बॉटम में जो है एक लाइन का स्पेस आपका छोड़ देगा। और इसका हमारे पास एक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी वजह से मैं पैराग्राफ को यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ सेंटर के अंदर, लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर मैं इसे अलाइन कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं हम पैराग्राफ का जो है यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं नेक्स्ट यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर जा कर के हम पी टैग का प्रयोग करेंगे। पी टैग आप लिख लोगे और फिर पी टैग को आप बंद कर दोगे।
तो यहाँ पे मैंने पी टैग को बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है आपका। तो ये आपका एक पैराग्राफ है। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एस करके यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जाकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक लाइन आपके यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको ब्लैंक मिलेगी। तो पैराग्राफ यही करता है कि एक टॉप में एक लाइन जो है ब्लैंक छोड़ देता है और एक आपका जो है लास्ट में आपको लाइन जो है ब्लैंक मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ टैग है जो आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें अलाइनमेंट है फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे ये लेफ्ट से लाइन है, दोनों की दोनों लाइन आपकी लेफ्ट से ही शुरू हो रही है। अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ पे हम अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है कि आप जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका प्रयोग केवल टैग के अंदर करोगे। तो यहाँ पे मैं टैग के अंदर लिखूँगा यहाँ पे अलाइन। तो अलाइन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको सेंटर, और सेंटर लिखने के बाद आप इसे कंट्रोल एस करोगे और इसे जाकर के रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटर लाइन हो चुका है। और इसे राइट लाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप राइट लिख दोगे तो ये राइट से आपका अलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पैराग्राफ टैग का प्रयोग करके आप यहाँ पे किसी पैराग्राफ को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्री टैग। अब प्री टैग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि जैसा हम टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे वैसा ही आपको जो है वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो ये कैसे होगा, आप जो है ठीक है चलो हम इसे समझते हैं क्या है ये आपका प्री टैग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ हटा देता हूँ फिलहाल और ये वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करके मैं इस प्रकार लिखता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब यदि मैं जाकर के इसे ब्राउज़र में चेक करूँ तो ये लाइन फिर भी आपकी ऐसी ही दिखाई देगी, इसमें कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप लिखते हो वहाँ पे अगर आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो तो केवल एक ही स्पेस वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं दिखाई देगा। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो यहाँ पे टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टैग हम पढ़ेंगे वो इसके बाद आपका बी आर टैग पढ़ेंगे, यही आपका लाइन ब्रेक करता है। इसी के कारण आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, वरना आप नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग का प्रयोग करता हूँ तो कंट्रोल एस किया मैंने इसको यहाँ पे और मैं इसको जा करके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखोगे नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आपको कोई टेक्स्ट ले जाना है तब आप बी आर टैग का प्रयोग करोगे, उसके बिना आपका नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे प्री टैग है वो आपका एक इस प्रकार का टैग है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे जैसा लिखूँगा ऐसा ही आपका वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं प्री फॉर्मेटेड, मतलब पहले से ही हम फॉर्मेट जो है सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे प्री लिखूँ और इसको प्री को जो है मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे बंद कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो जैसा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऐसा ही हमें यहाँ पे शो होगा जब मैं इसे जो है रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिफ़्रेश करते ही ये आपका उसी प्रकार शो होने लगेगा। तो यहाँ पे हम जितना भी स्पेस देंगे उतना ही स्पेस आपको वहाँ पे दिखाई देगा। मैंने कंट्रोल एस किया और एस करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो उतना ही स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर प्री टैग का प्रयोग नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा, तब आपको बी आर टैग का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्री टैग। चलो अब बी आर टैग देख लेते हैं। तो बी आर टैग का हम प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट टैग है हमारे पास, ये है हमारे पास बी आर टैग। और बी आर टैग क्या करता है, ये आपका एक एम्प्टी टैग है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये आपका एक एम्प्टी टैग है और ये लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी आपको लाइन ब्रेक की आवश्यकता होती है तब इसका जो है हम प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। मैं प्री टैग को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नेम और मैंने यहाँ पे किसी का नेम यहाँ पे जो है दे दिया, मैंने यही नेम आपका लिख दिया नोबली। और यहाँ पे अगर मैं एड्रेस लिखूँ इस प्रकार और यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे देते हैं इस प्रकार। तो अगर मैं इसे सेव करूँगा कंट्रोल एस तो इसे आप देखोगे ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एक ही लाइन में दिखाई देगा। और अगर मुझे इसके नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाना है तब मैं यहाँ पे इसके अंदर बी आर का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी आर का प्रयोग और कंट्रोल एस करेंगे सेव, और सेव करते ही आपका ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। अगर मैं एक बार और बी आर का प्रयोग करूँ यहाँ पे, अगर हम एक बार यहाँ पे और बी आर लिख देंगे कंट्रोल एस करेंगे तो एक लाइन का गैप इसके अंदर आ जाएगा। मतलब मैं जितनी बार बी आर लिखूँगा उतनी ही लाइन का गैप इसके अंदर आ जाएगा। मैं फिर से बी आर लिखूँगा तो एक लाइन का गैप और आ जाएगा। तो आपको जितनी भी लाइन का गैप देना है उतनी बार आप बी आर लिख सकते हो, उतना ही गैप आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट टास्क मिलता है, तो इन टैग्स को पढ़ने के बाद आप इस टास्क को ज़रूर करिएगा यहाँ पे जा कर के। और इसमें आपको एक टेक्स्ट है जो आपको सेंटर में लेकर के आना है, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आपको लिखना है, कुछ फ्री टैग के अंदर लिखना है, तो और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो ये आपके लिए टास्क है, तो ये टास्क कीजिएगा इसके बाद जा कर के। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब हमारे पास HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो HTML के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट है जिसके थ्रू हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बी टैग है, अगर हमें बोल्ड जो है बोल्ड दिखाना है तो बी टैग का प्रयोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग टैग का प्रयोग करेंगे, तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा। इटैलिक है हमारे पास, एम्फेसाइज है हमारे पास, कुछ टेक्स्ट को मार्क करना है तो मार्क टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट को स्मॉल करके दिखाना है तो स्मॉल टेक्स्ट है, टेक्स्ट को डिलीटेड टेक्स्ट के रूप में दिखाना है तो मेरे पास टेल और स्टैक 2 टैग है मेरे पास। टेक्स्ट को बिग करना है तो हमारे पास बिग टैग है। और मुझे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के रूप में भी, जैसे स्क्वायर बी स्क्वायर या फिर H2 वगैरह मुझे दिखाना है, तब मैं जो है इनका प्रयोग करूँगा। तो अब हम इसे देखेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसको एक अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो ताकि आप इसे अच्छे से वर्क कर सको। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये वेब पेज है, विंडो के साथ जो है, अगर आप लेफ्ट एरो यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये आपका जो है साइड के अंदर मूव कर जाएगा इस प्रकार, और दूसरी तरफ आप अपनी जो है नोटपैड को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देगी और आप अपने वेब पेज को भी यहाँ पे लगातार मॉनिटर कर पाओगे, रिफ्रेश कर पाओगे। तो अब हम इसी के अंदर जो है प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे बोल्ड करके दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इससे पहले बी टैग का प्रयोग करोगे और इसके बाद जो है बी टैग को बंद कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने जो है बी टैग को बंद कर दिया। कंट्रोल एस सेव करोगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखोगे जो नेम आपका लिखा हुआ है ये बोल्ड होकर के आ गया है। इस प्रकार आप जिसे भी बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर कि अगर मुझे एड्रेस को भी बोल्ड करना है तो इससे पहले आप बी टैग लिखो और एड्रेस के बाद आप बी टैग को यहाँ पे बंद कर दोगे। तो बंद करना अनिवार्य है, जहाँ तक का बंद है वहीं तक का आपका ये बोल्ड करेगा। मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखोगे एड्रेस भी आपका बोल्ड हो चुका है। तो इस प्रकार आप बी टैग का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। और जब भी आपको इटैलिक करना हो कोई भी टेक्स्ट, तो जैसे यहाँ पे नोबली लिखा हुआ है, मुझे इटैलिक करना है इसको, तो मैं यहाँ पे आई टैग का प्रयोग कर सकता हूँ और इसके बाद आप आई टैग को बंद कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आई टैग को बंद कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इटैलिक के रूप में आपका चेंज हो गया है। तो इस प्रकार आप इटैलिक का जो है प्रयोग कर सकते हो। ऐसे एम्फेसाइज है, मार्क्स से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जिसको भी, जिस टेक्स्ट को भी आपको हाईलाइट करना है तो आप उसे मार्क कर पाओगे। जैसे कि अगर दिल्ली है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, मार्क, और मार्क को बंद कर देता हूँ दिल्ली के बाद, और कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। अब आप यहाँ पे देखोगे दिल्ली यहाँ पे मार्क हो चुकी है। ऐसे हाईलाइट आपका होकर के दिखाई देगा यहाँ पे टेक्स्ट। तो अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप मार्क का प्रयोग कर सकते हो। तो इसके बाद आपके पास ऐसे ही यहाँ पे बिग टैग मिल जाता है, डेल टैग मिल जाता है, स्मॉल टैग, स्मॉल आप लिखोगे तो स्मॉल दिखाई देगा, बिग लिखोगे बिग टैग दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे डेल लिखूँ, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखवाता हूँ, उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम और इसको डेल टेक्स्ट डेल लिख लेता हूँ इससे पहले, और इसके बाद मैं डेल को बंद कर देता हूँ, डेल। इस प्रकार कंट्रोल एस मैंने इसको सेव किया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इस प्रकार एक डिलीटेड वर्ड के रूप में आपका यहाँ पे दिखाई देगा जब मैं इसे डेल टैग के अंदर लिखूँगा। अब यहाँ पे इसके बाद दो मेन टैग आपके पास, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसे हम देख लेते हैं कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट क्या है कि जो भी बेस के अंदर आपको लिखा जाए, जैसे कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला आपके पास H2O है तो उसे आपको लिखना है। तो मैं अगर यहाँ पे Br टैग का प्रयोग कर लेता हूँ, Br, और इसके बाद मैं यहाँ पे H2O लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप H लिखोगे, फिर आप सब टैग का प्रयोग करेंगे, सब, और यहाँ पे आप लिख दोगे 2 और यहाँ पे सब टैग को बंद कर दोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के रूप में 2 को चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबको बंद कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। तो अब यदि मैं इसे जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये दिखाई दे रहा है आपका H2O। तो इस प्रकार आप यहाँ पे H2O लिख सकते हो। और यदि आपको यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखना है तो SUP सुपर स्क्रिप्ट का आप यूज़ करोगे। सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर आप यहाँ पे SUP लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिखना है आपको, और यहाँ पे SUP आपको बंद कर देना है। तो इस प्रकार यदि मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको A स्क्वायर आपको दिखाई देगा
मैं यहाँ पे बी आर अगर लिखूँगा इसके बाद तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा बी आर। यहाँ पे लिखा और कंट्रोल एस किया तो ये आपका ए स्क्वायर आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो यहाँ पे आप प्लस दे सकते हो, प्लस इसी प्रकार आप बी लिखोगे और फिर आप एस यू पी लिख करके 2 लिखोगे और फिर एस यू पी को आप बंद कर दोगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख पाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटर टैग। अब ये सेंटर टैग क्या है? अगर मुझे कोई भी टैग सेंटर में लिखना हो तब मैं सेंटर टैग का प्रयोग कर सकता हूँ। और तो हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो जो पहले हमने यूज कर रखा था हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम। ये कंट्रोल एस करके अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे पहले चेक करता हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने ओपन विद डिफॉल्ट व्यूअर में देखा और देखा भी ये क्या आपका लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो अब यदि मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेंटर टैग का। तो इससे पहले लिख देता हूँ मैं सेंटर और इसके बाद मैं सेंटर को बंद कर देता हूँ। तो जो भी आप इसमें सेंटर के अंदर लिख देंगे वो आपका सेंटर के अंदर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको जो है चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आप देखोगे ये सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अगर आप कोई भी हेडिंग हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, अगर आप सेंटर में लेकर के आना चाहते हो तो आप सेंटर टैग का प्रयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HR टैग। अब ये HR क्या होता है? HR है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल। मतलब कि अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है आपके पेज पे तब मैं HR का प्रयोग कर सकता हूँ। और इसके एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे कि उस लाइन की हाइट, उस लाइन की विड्थ, साइज, उसकी शैडो को कैसे हटा सकते हैं, अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसके बाद यदि मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ, यहाँ पे हमने HR लिखा, कंट्रोल S से इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद मैं डायरेक्टली ब्राउज़र भी ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ से जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी ये लाइन। तो इस प्रकार की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी यदि आप यहाँ पे क्या करते हो, HR का प्रयोग करते हो। अब यहाँ पे आपके पास ये लाइन आ गई। अब इस लाइन की विड्थ अगर आपको कम करनी हो, इसका साइज़ बढ़ाना हो तो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट आपको मिल जाता है विड्थ का। तो अब इस विड्थ का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हम टैग के अंदर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्थ और विड्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी। अगर मैंने 500 विड्थ लिख दी तो यहाँ पे आप देखो जैसे इसको मैं सेव करूँगा और सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र पे जा करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसकी विड्थ ये देखो घट करके आपकी 500 रह गई। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसका साइज, इस लाइन का थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना है तब मैं जा कर के यहाँ पे साइज़ भी लिख सकता हूँ और साइज़ मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे 5। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम जा कर के चेक करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखोगे इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ गया है। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको 15 कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल S मैंने इसको सेव कर दिया और फिर से जा करके अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ चुका है लाइन का। इसमें कोई कलर नहीं है और शेडो लगी हुई है तभी हमें इस प्रकार का ही दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कलर हम कर देंगे तो अब आपको ये अच्छे से दिखाई देगी ये लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये नो शेडो ही है, अगर मैं इसकी शेडो हटा देता हूँ तब आप यहाँ पे देखोगे। अगर मैं यहाँ पे जाकर केवल आपको क्या करना है, नो शेड लिखना है। इसमें कोई भी वैल्यू आपको नहीं देनी है, केवल नो शेड लिख दोगे। इसको कंट्रोल S से सेव कर दोगे और सेव करने के बाद मैं जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखो अब इसकी शेडो हट गई है और आपको पूरी प्रॉपर लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइन। अभी आप देख पा रहे हो ये जो लाइन है हमारी सेंटर के अंदर दिखाई दे रही है। इसको मैं लेफ़्ट में भी जो है रख सकता हूँ, इसे मैं राइट में भी रख सकता हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जा कर के अलाइन लिखता हूँ और अलाइन में कर देता हूँ लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में रहती है और आप इसे लेफ़्ट कर सकते हो। कंट्रोल S मैंने इसको सेव किया, सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ जा करके। तो यहाँ पे देखो ये लेफ़्ट के अंदर चली गई। राइट लिखोगे तो राइट में चली जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में रहेगी, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना हो तो मैं इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जा कर के आप लिख दोगे कलर और कलर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी कलर आपको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, कंट्रोल S सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जा कर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इस लाइन का कलर आपका रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है HR टैग का प्रयोग कर सकते हो और इसके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाएगा। तो यहाँ तक का आपने ज़्यादा का वीडियो देख लिया, तो ये देखने के बाद ये टास्क ज़रूर करें। अगर आप ये टास्क कर लोगे तो मतलब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, आपका पक्का याद हो जाएगा। तो टास्क में देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें आपको दी गई हैं कि आप जो है ये सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करना है कि आप यहाँ पे जो है अपनी लाइन लिख दो और बाद में HR का प्रयोग कर लो। इसमें आप फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग कर सकते हो और प्री टैग का प्रयोग कर सकते हो। तो इसको आप खुद बना करके देखो
इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप तेज़ी से सीख पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिव टैग। अब ये डिव टैग क्या है? देखो, ये डिव टैग सेम एज़ आपका पैराग्राफ टैग जैसे ही है। आप डिव टैग का प्रयोग कर सकते हो। इसका केवल एक ही एट्रीब्यूट है अलाइन, सेम एज पैराग्राफ जैसा ही वर्क करेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ हम CSS के अंदर करेंगे, तब हम इसमें अलग-अलग क्लास ले करके अलग चीज़ अलग-अलग टारगेट करेंगे, तब वही आपको तब में अच्छे से पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको प्रयोग करना है आप कर सकते हो। जैसे आपने पैराग्राफ प्रयोग किया ऐसे ही आप डिवीज़न टैग का प्रयोग कर सकते हो। इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है, आपका फ़ॉन्ट टैग। इससे आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो और उसका फ़ॉन्ट फेस कि आप एरियल, वर्डाना, टाइम्स न्यू रोमन अलग-अलग फ़ॉन्ट फेसेस भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे आप कलरफुल टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, अलग-अलग हेडिंग, अलग-अलग कलर की लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें डिफरेंट कलर दे सकूँ, जैसे कि इसको मैं एक डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ यहाँ तक का, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट को इसके बाद आपको क्या कर देना है, बंद कर दोगे। फ़ॉन्ट को बंद कर दिया। अब जो भी कलर देना है यहाँ पे आप लिखोगे कलर और उस कलर का आप नाम दे दोगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेड, तो अगर इनसे Ctrl+S मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसे जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इतना ही कलर आपका चेंज हो चुका है। अगर मुझे कुछ और भी कलर चेंज करना है, मैं इसका जितनी बार आप प्रयोग करना चाहते हो ना इस टैग का, उतनी बार आप कर सकते हो। कि अगर मैं यहाँ पे इतने एरिया को देना चाहता हूँ, तो आप इससे पहले फिर से जो है फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग कर लो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट को इसके बाद हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और इसके अंदर जा कर के लिख देंगे हम कलर और अब की बार मैंने लिख दिया ग्रीन। तो ग्रीन लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसे जा कर के रिफ़्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखोगे ये आपका ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप जिसका भी टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाहते हो वो आप फ़ॉन्ट टैग से कर पाओगे। और देखते हैं फ़ॉन्ट टैग के अंदर क्या है। आप इससे क्या कर सकते हो, साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे फ़ॉन्ट टैग है, कलर रेड कर दिया, यहाँ पे मैं साइज़ भी लिख सकता हूँ। लिखते मैंने आपका यहाँ पे 10 और 10 लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा, तो आप देखोगे इसका जो है साइज़ चेंज हो चुका है। तो ऐसा करके आप किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका क्या, फेस। आप क्या कर सकते हो, इसका फेस, फ़ॉन्ट फेस मतलब टेक्स्ट का स्टाइल आप चेंज कर पाओगे। ये आपका जैसे एरियल आप कर सकते हो और जैसे कि आपका क्या है वर्डाना आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ कि आप जो है यहाँ पे फेस भी लिख सकते हो और फेस मैंने यहाँ पे इसका दे दिया वर्डाना। तो ये फेस देने के बाद मैंने इसको Ctrl+S से सेव कर दिया और सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जाकर के आप इसे रिफ्रेश करोगे, ध्यान से देखना इसका जो है टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा और ये इसका टेक्स्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप जो है फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये था आपका फ़ॉन्ट टैग। तो नेक्स्ट टैग है हमारे पास इमेज टैग। ये भी बहुत अच्छा टैग है, तो इसे हमें ध्यान से सीखना है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज टैग। अगर आपको पेज में कहीं पे भी इमेज लगानी है तब आप img टैग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इन सभी एट्रीब्यूट्स का हम प्रयोग भी देखेंगे, कैसे इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो मैं यूज़ करता हूँ किसका, img टैग का। ठीक है, तो img मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहला जो आपका इसका एट्रीब्यूट है उसे प्रयोग करेंगे कि क्या है आपका src, मतलब कि आपका सोर्स फाइल, अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिखोगे। जैसे हमने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में सीखा था कैसे जो है इमेज लगा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है हम इसमें जो है इसका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप src लिख लो। src लिखने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो है ना आपको सेम आपको अगर आपके पास जो मेरी ये फ़ाइल है मेरे पास और यहाँ पे क्या है मेरे पास इमेज है, ये दोनों आपकी एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए। और साथ में दूसरी बात यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करके इसकी जो है प्रॉपर्टी भी चेक करोगे कि इसका एक्सटेंशन क्या है। इसका एक्सटेंशन क्या है आपका .jpg, इसका क्या है एक्सटेंशन है।
तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन का भी पता होना चाहिए और साथ में मुझे इमेज का नाम क्या है, ए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a.jpg, तभी हमारी इमेज शो होगी, वरना हमारी इमेज शो नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पे जा कर के लिखूँगा क्या, a.jpg। इसके बाद हम इसे कंट्रोल एस सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे जा कर के रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इमेज का साइज़ आपका काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से ये आपकी जो इमेज है इतनी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। कोई नहीं, हम इसका ये भी देखेंगे कैसे हम इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट। ये ऑल्ट क्या है? ऑल्ट मतलब है अल्टरनेटिव। अगर किसी कारणवश आपकी इमेज शो नहीं होती, आपने जो है गलत जगह पे, गलत लोकेशन पे अपनी इमेज रखी हुई है, या आपने इमेज का नाम गलत लिख दिया है, उस कारण से आपकी इमेज शो नहीं हो रही, तब आप ऑल्ट करके आप अपना एक जो है यहाँ पे टैक्स डाल सकते हो कि आपकी इमेज जो है शो नहीं हो रही, कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कैसे यूज़ होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्ट, तो ऑल्ट लिख करके मैंने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट जो है लिख दिया। अब अगर यहाँ पे आप एक वर्ड से अधिक कुछ भी लिखते हो, तब आपको वो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, वरना आपको गलत हो जाएगा। आप एक वर्ड तक आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेस दे करके कुछ वैल्यू लिख रहे हो, तब आप डबल कोटेशन के अंदर ही रखोगे, तभी जो है आपका वर्क करेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वरना अगर 2 वर्ड की वैल्यू है तब आप डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे। तो यही आपका अनिवार्य है यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे इमेज का नाम गलत कर देता हूँ, मैंने इमेज का नाम ये भी रखता है, ये मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मतलब कि इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे अगर मैं इसे जो है सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी इमेज ले ली जो इमेज है नहीं मेरे पास। तो अगर आपको गलती से ऐसी इमेज ऐसी लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे इमेज हो और वो नाम आप यहाँ पे लिख दो, तो वो अल्टरनेटिव नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने या तो इमेज का नाम गलत लिख दिया, या मेरी इमेज किसी दूसरी लोकेशन पर है, मेरे इमेज जो है फाइल के साथ नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार जो है शो करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इमेज का नाम जो है ठीक कर देता हूँ और ऑल्ट टेक्स्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो इमेज आपकी सही हो जाएगी। तो अब ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे इमेज का नाम तो डाल सकते हैं, वरना आप किसी ऑनलाइन यूआरएल भी लगा सकते हो किसी भी जो है इमेज का, तो तब भी आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने देख लिया सोर्स ऑल्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइट एंड विड्थ। अगर मैं इमेज की हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तब मैं जो है कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये इमेज है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं इसकी जो है विड्थ जो है कम कर देता हूँ या हाइट कम कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट कम करता हूँ। हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाइट, और हाइट कर दी मैंने इसकी 300। अब देखते हैं ये इमेज हमारी किस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जाकर के इसको रिफ्रेश किया, तो ये इमेज हमारी कुछ इस प्रकार की शो हो गई। मैं इसको BR यहाँ पे लिख देता हूँ इससे पहले, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है आपका, एक लाइन में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं BR लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए इमेज मेरी। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है। अगर मैं इसकी विड्थ जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, तब आप यहाँ पे विड्थ भी लिख सकते हो जा कर के। और विड्थ यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इसकी 300, तो अब ये इमेज कैसी दिखाई देगी ये भी देख लेते हैं। तो तब ये कुछ इस प्रकार की आपकी दिखाई देगी। तो आप हाइट चाहे या फिर आप विड्थ चाहो, तो वो इमेज की आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, किस प्रकार आपको अपनी वेबसाइट में वो इमेज दिखानी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर। अगर मुझे इमेज के चारों ओर बॉर्डर लगाना है, तब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आप इसकी वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, और जब भी जाकर के मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो उसके चारों ओर आपका एक बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाओगे तो बॉर्डर का साइज जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा बॉर्डर आपको चाहिए ऐसा लगा सकते हो। ज़्यादा स्टाइलिश अभी आप नहीं लगा पाओगे, CSS सब हम पढ़ेंगे तब हम स्टाइलिश बॉर्डर देखेंगे, कैसे स्टाइल अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर हम इस पर लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके एट्रीब्यूट आते हैं H स्पेस और V स्पेस। H स्पेस का मतलब है हॉरिजॉन्टली स्पेस देना हो आपको, V स्पेस का मतलब है वर्टिकली स्पेस देना हो आपको। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली स्पेस दे करके देखते हैं। सबसे पहले हम देते हैं H स्पेस, कि अगर मैं इस इमेज को H स्पेस दूँ, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको आसानी से दिख पाए। H स्पेस मैं दे देता हूँ इसके अंदर आपका 100। कंट्रोल S, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखोगे आप 100 पिक्सल्स ये जो है स्पेस आ चुका है, आगे को मूव कर चुकी है।
वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस, मैं ऊपर से नीचे की ओर स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं इसमें वी स्पेस दे सकता हूँ यहाँ पे। वी स्पेस में ये भी मैं 100 ही दे देता हूँ। कंट्रोल एस, सेव कर दिया हमने इसको यहाँ से, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा जैसे ही, तो 100 पिक्सल ये नीचे की ओर आ जाएगी। तो आप अपनी इस इमेज को कहीं पर भी मूव करके एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये इमेज चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये इस प्रकार आप अपनी इमेज लगा पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन भी है, कि आप इस इमेज को अलाइन भी कर सकते हो लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो अगर ये भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल एच स्पेस, वी स्पेस मैंने हटा दिया और यहाँ पे यूज करूँ अलाइन, और ये मैंने कर दिया राइट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर जा कर के जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये आपका राइट साइड में आपको इमेज मिल जाएगी, और यहाँ पे चाहो तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया है। तो इस प्रकार ये आपका इमेज टैग था, और इसके बारे में हमने सब कुछ सारे एट्रीब्यूट्स रीड कर लिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं आपका हेडिंग टैग पे। अब हेडिंग टैग क्या है? एचटीएमएल के अंदर हमें 6 प्रकार की हेडिंग मिल जाती है। H1 से लेकर के हमें H6 तक मिल जाएगी, जो कि H1 क्या है हमारे पास सबसे बड़ी है, और H6 क्या है हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग है। और इसमें मेरे पास अलाइन एट्रीब्यूट मिल जाता है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे हेडिंग चाहिए, अगर मुझे इमेज है, मेरे पास इमेज थी, यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे H1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1। अब इसमें मैं कोई भी हेडिंग डाल सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं जा कर के इसे यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, तब आप यहाँ पे देखोगे ये आपका इस प्रकार से आपका हेडिंग शो होगा। इससे छोटी हेडिंग चाहिए H2 का प्रयोग कर लेंगे, इससे छोटी चाहिए H3। तो ऐसे करके आप जो है H6 तक जा सकते हो। तो इसमें ये सभी हेडिंग्स अवेलेबल हैं, तो जहाँ पर भी आपको हेडिंग की आवश्यकता हो, H1 से H6 तक जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे भी आप इसका अलाइन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर। अगर मैं इस हेडिंग को सेंटर में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अलाइन लिख सकते हो आप, सेंटर। कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद यदि मैं जाकर के रिफ्रेश करूँगा तो ये आपकी सेंटर में दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप कोई भी हेडिंग को सेंटर में लेकर के आ सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाता है, और ये टास्क आपको करना ही है, तभी आपकी ये सारी चीज़ें कवर होगी। जितने भी टैग अभी तक पढ़े हैं हमने इसके अंदर सभी का यूज किया है। तो यहाँ पे आप हेडिंग का यूज कर सकते हो, पैराग्राफ का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके इनका कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे इमेज लगा करके देखोगे, एच स्पेस, वी स्पेस का यूज कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, HR लाइन का प्रयोग कर सकते हो। तो इन सभी का प्रयोग करोगे और आप इस पेज को यहाँ पे बनाओगे। तो आज हम यही तक करेंगे। और अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हो, ये जो बेसिक एचटीएमएल जो आप पेज बनाते हो, कैसे आप इसे ऑनलाइन रख सकते हो कि आप इसे कहीं से भी सर्च कर सको, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, वरना आप चैनल पे जा कर के देख सकते हो कैसे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है आपका मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या है? इससे हम स्क्रोलिंग टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हो, जहाँ पे हमें चलते हुए टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लास्ट हमने ये किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब मुझे मार्क्यू टैग का प्रयोग करना है। मार्क्यू टैग के अंदर मैं जिस भी जो है टेक्स्ट का प्रयोग करूँगा, वो आपका जो है स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्यू, और इसके अंदर लिख देता हूँ, मैं H1 का प्रयोग करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे पहले मैं H2 को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन विद डिफ़ॉल्ट व्यूअर यहाँ पे कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये टेक्स्ट आपका इस प्रकार स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इधर से जाएगा और उधर चला जाएगा, और फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपका जो है स्क्रॉलिंग इफेक्ट है। इसमें अलग-अलग प्रकार के इफेक्ट भी मिल जाते हैं। वो भी हम देखेंगे कैसे इनका जो है इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। पहले इसके हम एट्रीब्यूट में नज़र डालेंगे, कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाइट एंड विड्थ है, कि मैं जो ये मार्क्यू एरिया है, इसकी जो हाइट विड्थ है वो मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको पहले मैं विड्थ के बारे में दिखाता हूँ, कि अगर मैं इसकी विड्थ को मार्क्यू के अंदर ही लिखेंगे हम, मैंने यहाँ पे विड्थ डाल दी इसकी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500 डाल दी मैंने यहाँ पे। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे ये अब 500 जो शुरुआत से लेकर के 500 पिक्सेल्स आपकी दूरी है, केवल इसी के अंदर आपका जो है ये वर्क करेगा। अभी हाइट का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइट को हम देखेंगे कब लगाएँगे,
जब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है डायरेक्शन, कि अगर मुझे मार्क टू टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं इसकी डायरेक्शन जो है किस प्रकार जो है चेंज कर पाऊँगा। तो इसकी डायरेक्शन हम लेफ्ट, राइट, अप या डाउन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन रहती है ना, वो इसकी लेफ्ट की ओर ही रहती है। चाहे आप डायरेक्शन लिखो या लिखो, तो ये टेक्स्ट आपका लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को राइट की ओर करना है, तब मैं इसकी डायरेक्शन जा कर के यहाँ पे राइट लिख दूँगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन मैंने लिख दिया, राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेव कर लिया मैंने इसको, और अब मैं जाकर के रिफ्रेश करूँगा, तो ये अब राइट की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर पाएँगे। अप या डाउन करना चाहते हो कि मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ जा कर के अप कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे देखो अभी ऊपर की ओर जाना शुरू होगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी हाइट बढ़ाऊँ, तो ये उतनी ही हाइट में वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं लिख देता हूँ हाइट, और हाइट मैंने इसकी कर दी यहाँ पे 300। तो अब आप यहाँ पे देखो ये इसकी हाइट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश किया, तो अब इसकी हाइट चेंज हो गई। इस प्रकार आप इसकी हाइट या विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो, और डायरेक्शन भी साथ में कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रॉल अमाउंट। अब ये स्क्रॉल अमाउंट क्या है? इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कि अगर मुझे इसकी स्पीड को बढ़ाना है, फिलहाल जितने भी यूज़ किए मैं इनको सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, और हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, और स्क्रॉल अमाउंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो ये स्लो हो जाएगा। तो इसको मैंने सेव कर दिया, और अब आप देखोगे कि बहुत ही स्लो चलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो बहुत ही स्लो आपका यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ और बढ़ा करके 100 कर दूँ, तो तब आप देखोगे इसकी स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और तब ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा स्क्रॉल अमाउंट जो है आपके पास 10, 12, 15 तक आपके पास रहेगा। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा, इसको रिफ्रेश करते ही यहाँ पे देखो ये आपके लिए एक अच्छा जो है अमाउंट है। तो ये आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मिल जाता है लूप, कि आप चाहते हो कि ये कितनी बार इस प्रकार रन हो, तो आप इसमें लूप जो है लगा सकते हो। कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप, कि ये जो है आपका 4 बार रन हो या 2 बार रन हो। मैं यहाँ पे आपको 2 बार दिखा देता हूँ, और इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जल्दी से। मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये 2 बार रन होगा, 1 बार और 2 बार, अब ये नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप इसे लूप में रख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास वी स्पेस एंड एच स्पेस, ये जैसे कि हमने पहले इमेज के अंदर पढ़ा था कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल स्पेस दे सकते हो, तो इसमें भी दे सकते हो। तो ये सेम एज आपकी इमेज ही है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास इसके अंदर बिहेवियर। तो बिहेवियर यहाँ पे क्या है? बिहेवियर है कि आप इसका जो चलने का स्टाइल है, वो बिहेवियर चेंज कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग है, वो स्क्रॉल होता रहता है टेक्स्ट। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ स्लाइड के अंदर और अल्टरनेट के अंदर। चलो देखते हैं इसके अलग-अलग बिहेवियर जो है किस प्रकार के हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाकर के बिहेवियर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लूप को मैंने यहाँ पे हटा दिया, और इसके अंदर मैंने यूज़ कर लिया आपका बिहेवियर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड, और स्लाइड करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करते ही एक बार आएगा और रुक जाएगा। तो ये क्या है? आपका स्लाइड बिहेवियर है। तो एक बार जो है स्लाइड होकर के आता है। हम अल्टरनेट भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्लाइड के स्थान पे लिख दूँ आपका अल्टरनेट, अल्टरनेट कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है अल्टरनेट। तो ये अलग-अलग प्रकार के बिहेवियर हैं जो आप इसमें आप चेंज कर सकते हो। तो ये सब कुछ था आपके मार्क्यो टैग के अंदर। तो यहाँ तक आपका मिल जाता है आपका स्टूडेंट टास्क 4, तो यहाँ पे आप जो है स्टूडेंट टास्क जो है ये कर सकते हो। ये आपको करना ही है। इससे जितने भी हमने अभी तक का टैग पढ़े हुए हैं, ये सभी आपके इसी के अंदर आपके रिवाइज़ हो जाएँगे। यहाँ पे आप डिटेल भी लिखी हुई है। अगर आपको सेम एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो करना है तो सारे कलर के नाम, फ़ॉन्ट साइज़ सब आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा। तो इन सभी को आप जो है बना सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है, ये आपसे नहीं बन पा रहा है, तब आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी जो है वीडियो बना दूँगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास कमेंट टैग, कि कमेंट टैग का क्या प्रयोग है? ये देखो कमेंट टैग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कोड है, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हमने क्यों लिखा हुआ है। कि मैं जो है कोई हेडर क्रिएट कर रहा हूँ वेबसाइट का, या फिर नेविगेशन बार बना रहा हूँ, तो ये बताने के लिए कि मैं यहाँ से जो है नेविगेशन बार आपका शुरू है, तो कोड को समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे कमेंट लगाए जाते हैं। तो कमेंट लगाने के लिए आप जो है क्या यूज़ करोगे, एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लो, और फिर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका वेब पेज पर शो नहीं होगा। तो मैं इसे ओपन इन डिफ़ॉल्ट व्यूअर करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये है आपका, जो मैं कमेंट लिखूँगा, ये केवल यहीं पे कोड को समझाने की पर्पज़ से आपका लिखा जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। देखो हमारे पास एचटीएमएल में 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं।
ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और हमें मिल जाती है डेफिनेशन लिस्ट, और तीनों को मिला करके हम एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि अगर मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है तो मैं ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकता हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम यूज़ करते हैं ओएल टैग का। तो ओएल टैग को हम क्या कर देते हैं, आपका बंद कर देते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, कंटेनर टैग है। तो ओएल के अंदर ही मुझे क्या करना है, लिस्ट बनानी है। इसके लिए मैं एल आई का प्रयोग करूँगा। एल आई का होता है आपका लिस्ट आइटम्स होते हैं, कि लिस्ट के अंदर जो भी आपको यहाँ पे आइटम फिल करना है वो आप इसके अंदर जो है लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया, और ये एल आई आपका एक एम्प्टी टैग है, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से मैंने यहाँ पे आपका CSS लिख दिया, और यहाँ से मैं फिर से एल आई लिख दिया। कंट्रोल एस मैंने इसको कर दिया, सेव कर दिया। तो कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। ब्राउज़र को ओपन किया मैंने, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट आ गई है जिसमें एक ऑर्डर है 1 2 3। अब ये 1 2 3 आपका यहाँ पे ऑर्डर है, लेकिन अगर ये आपको चेंज करना हो कि ये आपका ABC हो जाए, और या फिर आपको ये करना हो कि मुझे स्टार्ट करना है, ये 100 से स्टार्ट करना है, मुझे 1 या 2 से स्टार्ट नहीं करना था, तो वो सभी इसके एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास इसको चेंज करने के लिए। तो यदि मैं यहाँ पे आपका नोटपैड में ओएल के अंदर जा करके यहाँ पे आपका लिख दो टाइप, तो आप इसका टाइप चेंज कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखूँगा, इसको सेव किया, तो तब आप यहाँ पे देख पाओगे ब्राउज़र के अंदर ABC आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो ए की जगह पे आई, तो आपका रोमन संख्याओं के अंदर आ जाएगा। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपकी रोमन आपकी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे क्या-क्या कर सकते हो, आप ये सारे कार्य यहाँ पे कर सकते हो कि आप 1 लिखोगे तो ये तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल ए लिख सकते हो, कैपिटल ए, स्मॉल आई एंड कैपिटल आई, ये सभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरा है हमारे पास स्टार्ट, कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, वहाँ से कर सकते हो। अगर मैं 1 लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ स्टार्ट, और स्टार्ट इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका 100, तब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका 100 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर देता हूँ, और तब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका 100 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अगर ABCD लिखेंगे, कि मैं ए लिख दूँगा, तो तब भी आपको यहाँ पे 100 ही रहने देना है, यहाँ पे आपको नंबर में ही लिखना है। और यदि मैं इसे जाकर के रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश किया, तो तब आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका इस प्रकार यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, और अगर आपको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो तब मैं यहाँ पे ओएल के स्थान पे यूएल का यूज़ करने वाला हूँ। यूएल, और ये सभी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यूज़ करेंगे यहाँ पे यूएल का। तो मैं यहाँ पे यूएल लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं यूएल मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यदि अब मैं इसको सेव करने के बाद मैं इसको जो है ओपन करता हूँ मैं ब्राउज़र में ही डायरेक्टली, यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब कोई भी ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको बुलेट्स या डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इनका भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, जो है आप टाइप एट्रिब्यूट का प्रयोग करोगे, और यहाँ पे डिस्क, सर्कल या स्क्वायर का हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे टाइप लिख दूँ, टाइप, और टाइप इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्कल, सर्कल, और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद हम इसे जाकर के रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे सर्कल के अंदर चेंज हो गए हैं। तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या है? तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर डेफिनेशन लिखनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे प्रयोग करेंगे इसका। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला टैग होता है DL। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DL, और DL को मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, DL। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इसके अंदर मुझे अगर यहाँ पे जिसकी डेफिनेशन देनी है, उसका टाइटल लिखेंगे, उसके लिए हमारे पास है DT टैग। तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी टैग है, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ HTML, तो ये मेरा टाइटल है, और इसके बाद अगर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मेरे पास है यहाँ पे DD। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके बारे में, जो भी देना चाहते हैं, और कंट्रोल S में इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमें क्या होगा, एक डेफिनेशन के रूप में, डेफिनेशन टाइटल है और इसकी डेफिनेशन है, तो हमें कुछ इस प्रकार ये शो होगा। तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या है, कि जैसे कि मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें ही अगर मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, तो नेस्टेड लिस्ट बेसिकली ये होती है कि जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। चलो इसको समझ लेते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया है कि ये HTML है हमारा यहाँ पे। अब इस HTML के अगर मुझे कुछ पॉइंट लिखने हैं, तब मैं फिर से यहाँ से एक और लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ, OL यूज़ कर सकता हूँ, या फिर UL यूज़ कर सकता हूँ, जैसा आप चाहो। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ऑर्डर लिस्ट यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे OL लिखा, और मैंने यहाँ पे OL को बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर जाकर के मैं LI लिख दूँगा, LI, और जैसे कि मेरे यहाँ पे BR टैग है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और यहाँ पे भी मेरा ये है।
तो ये HR। तो अब देखते हैं किस प्रकार दिखाई देगा। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यदि मैं इसे जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तब आप देखोगे यहाँ पे HTML के अंदर आपकी एक और लिस्ट आ चुकी है, और जिसमें आप देख पा रहे हो कि HTML के अंदर BR टैग, HR टैग का हम प्रयोग करते हैं। सेम CSS के अंदर लिख सकते हैं। BR की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तब इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर अगर आपको लिस्ट बनानी है, तब आप नेस्टेड लिस्ट का प्रयोग करोगे। तो ये थी हमारी यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट, और इसके सभी टैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाकर के आप इसे पढ़ भी सकते हो, और फिर इसके बाद आपको टास्क मिल जाता है, और ये टास्क आपने लिस्ट बनानी सीख लिया, तो आप ये सिंपल सी लिस्ट यहाँ पे बना करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं, वो जो है हम VS कोड के अंदर जो है शुरू करेंगे। तो VS कोड की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे वो आपका इंस्टॉल होगा, कैसे-कैसे सेटअप करेंगे, उसके ऊपर पहले से ही वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो जाकर के। उसका जो है लिंक मैं यहीं पे जो है प्रोवाइड कर दूँगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग, कि इनका प्रयोग क्या होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेम सेट और फ्रेम टैग है, इसका प्रयोग करते हैं हम जब हमें किसी एक वेब पेज को मल्टीपल वेब पेज एंड सेक्शंस में डिवाइड करना हो, कि आप बहुत सारे वेब पेजेस एक ही वेब पेज पर दिखाना चाहते हो। तो हम इसे करके देखते हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको मिनिमम 3 पेज बनाने होंगे, तभी आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जा करके 3 पेज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया। तो जो भी आपका फ़ोल्डर ओपन कर लो, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ first.html, ठीक है। दूसरी फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ second.html, और थर्ड है मेरे पास main.html। तो हमारे पास 3 पेज हो गए। फर्स्ट पेज में जाता हूँ, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, तो आपके पास पेज की स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर फर्स्ट पेज। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। इस पे हम कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट j ऐड कर देंगे, ताकि आपको सारा टेक्स्ट दिखाई दे। ऐसे ही हम सेकंड पेज के साथ करेंगे। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने फिर से जो है H1 का प्रयोग किया, और यहाँ पे लिख लेंगे हम आपका सेकंड पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज भी तैयार हो गया, और हमारा सेकंड पेज भी तैयार हो गया। अब जो मेन पेज है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके आपकी बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है बहुत ध्यान से जो है आपको देखना है उस बात को, कि जब भी हम फ्रेम सेट टैग का प्रयोग करते हैं, तब जो है हम बॉडी टैग का प्रयोग नहीं करते। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और बॉडी टैग को मैं हटा दूँगा। तो यहाँ से मैंने बॉडी टैग को हटा दिया, और मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका फ्रेम सेट टैग। अब फ्रेम सेट टैग के अंदर हम जो है फ्रेम टैग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेज को एक साथ दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे फ्रेम टैग लिख लेता हूँ, फ्रेम, और फ्रेम के अंदर आप लिखोगे SRC। यहाँ पे आप सोर्स फाइल का जो है नाम दोगे। तो मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं इसको एक और ले लेता हूँ, 2 पेज है मेरे पास। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट.html आ गया, यहाँ पे आपका सेकंड.html आ गया। तो दोनों पेज मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये ऐसे शो नहीं होगा, मुझे 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कि आप इसमें रो चाहते हो या कॉलम चाहते हो। कि यहाँ पे आपके 2 एट्रीब्यूट हैं, इनका तो इनमें से आपको एक तो प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे ये शो होगा, वरना शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रो है, और एक मेरे पास क्या है, यहाँ पे कॉल्स एट्रीब्यूट है। तो यदि आपको यहाँ पे रो में डिवाइड करना है और हाइट देनी है फ्रेम की, तब आप रो एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे, और यदि आप कॉलम बनाना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे भी दे सकते हो साथ में। तो हम बारी-बारी से दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जो है रो के अंदर डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रोज़, और यदि मैं यहाँ पे स्टार, कॉमा, स्टार लिखूँगा, तो ये दोनों के दोनों फ्रेम 50-50% में बढ़ जाएँगे। चलो देखते हैं कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो 50% है ऊपर से, जो पूरे डिस्प्ले का, ये फर्स्ट पेज ले रहा है, और ये आपका सेकंड पेज ले रहा है। तो ये 2 रो के अंदर आपके दोनों फ्रेम, आपके दोनों पेज एक साथ दिखाई देंगे। तो ये ही फ्रेम सेट टैग का कमाल है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको कॉलम में चेंज करना है, तो मैं जाकर के यहाँ पे कॉल्स लिख लूँगा, कॉल्स, और कॉल्स लिखते ही क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपके कॉलम में बँट जाएँगे, तो ये अलग-अलग कॉलम में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप इनकी स्टार, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार, स्टार लिखा हुआ है, स्टार, स्टार, आप यहाँ पे कोई परसेंटेज के अंदर अपनी विधि भी दे सकते हो, कि 100% आपके डिस्प्ले है, तो 100 में से अगर मैं 30% दे रहा हूँ आपके जो है फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए, और जो है बचा हुआ 70% मैं दे रहा हूँ आपका सेकंड कॉलम के लिए। तब आप देखो ये कुछ इसी प्रकार का हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, तो ये 70% लिए हुए है, और ये आपका जो है 30% लिए हुए हैं। आप इसमें कितने भी पेज ऐड कर सकते हो, जितने आप चाहो। मैं चाहता हूँ कि एक और थर्ड पेज ऐड कर दूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आप एक और पेज बना लो, third.html, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे, और यहाँ पे लिख दोगे आप जाकर के थर्ड पेज। तो मैंने H1 लिया, थर्ड पेज यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपका जो है टेक्स्ट भी लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट।
तो चलो इसको हम मेन पेज में जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक और फ्रेम टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं थर्ड डॉट एचटीएमएल का। तो मैंने थर्ड डॉट एचटीएमएल लिख लिया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे जो 70% है इसका कुछ हिस्सा जो है मैं थर्ड पेज को दे देता हूँ। इसको मैंने 50 रख लिया, 50%, और बचा हुआ आपका 20% मैं दे देता हूँ आपके थर्ड पेज को। तो अब यहाँ पे आप देखोगे आपका थर्ड पेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड पेज आपका दिखाई दे रहा है। तो ये 3 पेज आप जितने भी चाहते हो उतने पेज आप यहाँ पे दिखा पाओगे। बस आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कि आपको जो है स्पेस जो है किस-किस प्रकार यहाँ पे देना है। ठीक है, अब इसके हम जो है कुछ एट्रिब्यूट्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास रोज़ है, कॉल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉर्डर एट्रिब्यूट है। बॉर्डर एट्रिब्यूट का हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में क्या आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इस बॉर्डर को कम या ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं जाकर के बॉर्डर लिख दे रहा हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर यदि मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बॉर्डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इनके बीच में। बॉर्डर रहेगा ही नहीं। और यदि मैं यहाँ पे जाकर के बॉर्डर को बढ़ा दूँ, बॉर्डर मैंने 15 कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बॉर्डर आपका जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपका क्या बॉर्डर इस प्रकार आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे बॉर्डर को लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। नेक्स्ट हमें मिल जाता है नो रिसाइज़। नो रिसाइज़ क्या होता है? यहाँ पे आप देखो, जब भी मैं इस पे कर्सर लेकर के जाऊँगा, आप इसे क्या कर पा रहे हो, रिसाइज़ कर पा रहे हो इस प्रकार। आप चाहते हो कि ये रिसाइज़ ना हो, तो आप यहाँ पे जाकर के लिख दोगे, लेकिन ये कहाँ पे लिखना है आपको, ये आपको फ्रेम के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो रिसाइज़। जैसे ही मैं नो रिसाइज़ यहाँ पे लिखूँगा, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अब आपको ये ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ पे अब आप इसे रिसाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार आप इसे नो रिसाइज़ आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रहता है स्क्रॉलिंग। अब ये स्क्रॉलिंग क्या है? अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग की आपकी 3 वैल्यू होती है, मैं आपको बता देता हूँ, येस, नो और ऑटो। तो येस और नो, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग को कर सकता हूँ, ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी रहेगा। ऑटो का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट जो है स्क्रॉलेबल नहीं है, कम टेक्स्ट है, तो स्क्रॉल का आपका यहाँ पे नहीं आएगा स्क्रॉल बार, और लेकिन टेक्स्ट ज़्यादा आता है, तो फिर आपका स्क्रॉल बार आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज में टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, तो मैं फर्स्ट पेज में गया और यहाँ पे जाकर के मैं लोरेम 1000 कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट बहुत सारा टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे जाकर के कि आपका स्क्रॉल बार आपका डिफ़ॉल्ट रूप से ये आपका आ गया, जो कि आपका यहाँ पे ऑटो है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्क्रॉलिंग को नो करके देखूँ, तो यहाँ पे मैं जाकर के अगर ये स्क्रॉलिंग हटाना चाहता हूँ, ये स्क्रॉलिंग आपकी नहीं दिखाई दे यहाँ पे, तो तब मैं क्या करूँगा कि आप जो है मेन फ़ाइल में ही जाकर के और इसी के अंदर मैं लिख दूँगा आपका यहाँ पे स्क्रॉलिंग इक्वल नो। तो जब आप इसे यहाँ पे आप नो लिखोगे, तो नो लिखते ही ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, अब स्क्रॉल ये नहीं होगा। तो इस प्रकार आप जो है स्क्रॉलिंग येस या नो कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं नेस्टेड फ्रेम। अब नेस्टेड फ्रेम क्या होता है? नेस्टेड फ्रेम आपका ये है कि जब मैं एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरा फ्रेम सेट यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपका नेस्टेड फ्रेम कहलाएगा। मतलब कि यदि मैं सेकंड पेज है इसको मैं कॉलम में बाँट दूँ, इसके अंदर ही मैं 2 पेज लगा दूँ, तो वो आपका एक नेस्टेड फ्रेम है। चलो इसे करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैं फिलहाल तो यहाँ पे आपका थर्ड पेज को हटा दे रहा हूँ और ये मैंने आपका थर्ड पेज, सेकंड पेज दोनों को यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आपका, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्रेम सेट का। यहाँ पे हमें फिर से फ्रेम सेट को यूज़ करना है, वही आपका नेस्टेड फ्रेम सेट कहलाएगा। कि जब मैं एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरा फ्रेम सेट प्रयोग करता हूँ और यहाँ पे मैं दोनों के दोनों फ्रेम का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों फ्रेम का यूज़ कर लिया। अब इसको मुझे रो में बाँटना है, कॉलम्स में बाँटना है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको रोज़ में डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप यदि मैं स्टार, कॉमा स्टार का ही प्रयोग कर लेता हूँ, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस प्रकार आपका जो यहाँ पे सेकंड पेज था, उसको मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट के ज़रिए 2 पेज में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे आपका सेकंड पेज दिखाई दे रहा है और थर्ड पेज भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे नेस्टेड फ्रेम का प्रयोग करके कितने भी पेज एडजस्ट कर सकते हो और जिस प्रकार जिस लेआउट में आप चाहते हो, नेस्टेड फ्रेम के ज़रिए आप उसे एडजस्ट कर पाओगे। आप देख सकते हो, बस ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। जब भी आपको जो है एक फ्रेम सेट जोड़ना है दूसरे फ्रेम सेट के अंदर, तो आप इस प्रकार जोड़ सकते हो, 3 पेज लगा सकते हो, 4 पेज लगा सकते हो। बस आपको फिर से फ्रेम सेट लिख देना है। तो यही सब कुछ था आपका फ्रेम सेट के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टैग पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टैग है हमारे पास एंकर टैग। इस टैग का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब भी मुझे पेज को हाइपरलिंक द्वारा जोड़ना हो, आप जो है किसी वेबसाइट से जोड़ना हो या किसी एक पेज को ही जोड़ना हो आपस में, तब आप एंकर टैग का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे एंकर टैग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनल लिंक्स आ जाएँगे आपके, एक्सटर्नल लिंक्स आ जाएँगे और आपका ग्लोबल लिंक्स आ जाएगा। तो हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल लिंक्स की। इंटरनल लिंक्स क्या है?
इंटरनल लिंक से वे है जब मैं एक पेज का एक हिस्सा जो है किसी दूसरे हिस्से से जो है जोड़ देता हूँ। इसको हम समझेंगे, चलो इसको पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार जो है इसे हम कर सकते हैं। मैं इन सभी को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से मैंने इसको डिलीट कर लिया। साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। और इसको भी मैंने यहाँ पे बंद कर लिया। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, होल्ड शेयर करेंगे, आपका सारा टेक्स्ट एक जगह पे दिखाई देगा। और अब यहाँ पे मैं बहुत सारा टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, तो आप लिख लेंगे और 1000 आप लिख देंगे तो आपके पास बहुत सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपका टेक्स्ट दिखाई दे। अब देखो आपका सबसे पहले इंटरनल लिंक, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करूँ, सबसे नीचे जाऊँ और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आए गो टू टॉप, तो उस पे क्लिक करते ही आप टॉप एरिया में पहुँच जाओ। तो ये कार्य आप एंकर टैग से कर सकते हो। सबसे पहले आपको टॉप एरिया का नाम देना होगा, क्योंकि उसी नाम से हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉप एरिया है, मैंने एंकर टैग लिखा, तो एचआरडीएफ की जगह पे आपको लिखना है नेम। आप यहाँ पे नेम लिख देंगे और इसका नाम लिख देंगे, तो ये क्या है आपका टॉप एरिया, तो मैंने आपका टॉप लिख दिया। तो यहाँ पे टॉप एरिया मैंने लिख दिया, अब इसको कॉल करना है, कहाँ से कॉल करना है, सबसे नीचे चला जाता हूँ मैं यहाँ पे और सबसे नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे बीआर का प्रयोग किया ताकि आपको अलग दिखाई दे। एंकर टैग लिखा यहाँ पे मैंने और एंकर टैग के अंदर जो मैंने वहाँ पे नाम दिया था उसको हम यहाँ पे हैशटैग टॉप लिखेंगे और यहाँ पे जो मुझे डिस्प्ले पे दिखाना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका गो टू टॉप। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा गो टू टॉप। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तुरंत आप सबसे टॉप में पहुँच जाओगे। तो क्लिक करते ही आप सबसे टॉप में पहुँच जाओगे। तो इस प्रकार आप एंकर टैग का प्रयोग कर सकते हो जब आपको एक ही पेज के अंदर किसी एरिया को एक्सेस करना हो। इसको हम एक तरीके से और देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका H1 और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले ली। मान लो कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अबाउट। मैं चाहता हूँ कि सबसे टॉप से इसे एक्सेस करूँ कि जब भी इस पे क्लिक करूँ कि ये जो अबाउट हेडिंग है, ये आपके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे पहले तो हम इस एरिया का एक नाम दे देंगे क्योंकि मुझे इस एरिया को कॉल करना है। तो यहाँ पे एंकर टैग का प्रयोग किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका नेम और यहाँ पे जा कर के मैं लिख दूँगा इसका नाम जो भी मैं देना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है। जो भी देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अगर एबी ही लिख दूँ, तो यहाँ पे मैंने जो एबी लिखा मुझे इसको कॉल करना है सबसे टॉप एरिया में जाकर के। मैं यहाँ पे जाकर के आपका लिख देता हूँ एंकर टैग और एंकर टैग में हम लिख देंगे आपका हैशटैग एबी जो जिससे मुझे इसे कनेक्ट करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। अबाउट लिखने के बाद मैं यहाँ पे बीआर का प्रयोग कर देता हूँ ताकि अलग दिख जाए, बीआर एंड बीआर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अबाउट, जैसे ही मैं इस अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट हेडिंग आपके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अपने पेज में से किसी भी एरिया को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस एरिया को एक्सेस करना है, तो मुझे उस एरिया का नाम देना होगा और जहाँ से आप एक्सेस करना चाहते हो, वहाँ पर जाकर के आप ये हैशटैग और डिस्प्ले कर दोगे उस लिंक को और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप उस एरिया पर पहुँच जाओगे। तो सिर्फ़ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका 2 बार एंकर टैग का प्रयोग होगा। एक जहाँ पे आप उस एरिया का नाम दोगे और एक जहाँ पर आप उस एरिया को कॉल करना चाहते हो, जहाँ से कि यहाँ पे क्लिक करूँ, तो वो एरिया आपके सामने आ जाए। तो इस प्रकार आप इंटरनल लिंक का प्रयोग कर सकते हो। अब बात आती है आपकी एक्सटर्नल लिंक की। एक्सटर्नल लिंक की क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे मेरे पास कोई अदर पेजेज़ है, तो उनको मुझे एक्सेस करना हो, तो मैं पहले जो है ये हटा देता हूँ, जो भी है मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल। चलो मैंने इन सभी को हटा दिया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये सेकंड पेज बना हुआ है, थर्ड पेज बना हुआ है, मैं इसको मेन पेज से एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि आप एंकर टैग का प्रयोग करो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका फर्स्ट पेज कि मुझे फर्स्ट पेज को एक्सेस करना है और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आपका फर्स्ट पेज और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया आपका फर्स्ट पेज और यहाँ पे मैं बीआर लगा देता हूँ बीआर आपका ताकि ये आपका अलग-अलग दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो आपका फर्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। आपको भी बनाने पड़ेंगे तभी आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो पहले आप 2-3 पेज बना लो जिनको आप किसी एक पेज से एक्सेस करना चाहते हो। तो जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे क्लिक किया तो आपका फर्स्ट पेज आ गया यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका सेकंड पेज को भी एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे पहले बीआर लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट फिर से मैंने एंकर टैग का प्रयोग किया। सेकंड डॉट एचटीएमएल लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया आपका सेकंड पेज। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा मेन पेज है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूँगा तो आपका सेकंड पेज आ जाएगा। मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ कि मैं सेकंड पेज पे जो है फर्स्ट पेज और मेन पेज का भी लिंक दे सकता हूँ। मैं मेन पेज और फर्स्ट पेज पे भी जा सकता हूँ। चलिए ये भी करके देखते हैं। तो मैं सेकंड पेज में गया और यहाँ जा कर के सबसे टॉप में ही दे देता हूँ। चलो मैं फिलहाल एंकर टैग का प्रयोग किया, मेन डॉट एचटीएमएल लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका होम पेज। तो यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो और ऐसे ही मैं एंकर टैग का प्रयोग करके
यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका फर्स्ट पेज और यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे भी मैंने आपके दोनों मेंशन कर दिए और बीआर का यूज़ कर लेंगे हम ताकि अलग-अलग दिखाई दे। तो यहाँ से आप फर्स्ट पेज पे भी जा सकते हो, होम पेज पे भी जा सकते हो। फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, फर्स्ट पेज पे चला जाऊँगा और फर्स्ट पेज पे भी आप दोनों लिंक दे सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट पेज पे चला जाऊँ यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर भी आप दोनों लिंक का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने एंकर टैग मेन पेज दे दिया और यहाँ पर भी मैंने मेन पेज लिख दिया। यहाँ पे आप बीआर का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट एंकर टैग यहाँ पे आप सेकंड पेज दे दोगे और यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ सेकंड पेज। अब हर एक पेज पे हमारे पास क्या है, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर आपको मेन पेज एंड सेकंड पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेन पेज पे क्लिक करूँगा तो मेन पेज पे आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ तो फर्स्ट पेज पे चला गया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट के जितने भी पेजेज़ हैं सबको आपस में कनेक्ट कर पाओगे इस प्रकार। तो ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल लिंक। तो इस प्रकार आप जितने भी एक्सटर्नल पेजेज़ हैं आपके पास उन सभी को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो एक्सटर्नल लिंक के बाद आ जाता है आपका ग्लोबल लिंक। ग्लोबल लिंक मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो, तो जैसे कि हमारी वेबसाइट है ये नोबली और अगर मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, मैंने जो है यूआरएल कॉपी कर लिया और ये मेरा फर्स्ट पेज है। इसी के बाद मैं यहाँ पे बीआर का प्रयोग कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखा आपका और यहाँ पे जो एचआरईएफ है, इसी के अंदर आप या एचआरईएफ क्या होता है आपका हाइपर रेफरेंस है, तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो मेंशन, लिंक मेंशन कर सकते हो। कंट्रोल वी मैंने लिंक लिख दिया आपका यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका नोबली और ये लिखने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मैं यहाँ पे आपका चला जाता हूँ, ये मेरा कौन-सा पेज है, फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया आपका नोबली, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये आपका पेज खुल जाएगा। तो इस प्रकार आप ग्लोबल लिंक भी इस पे लगा सकते हो, किसी अदर वेबसाइट का लिंक भी आप लगा सकते हो, तो अदर वेबसाइट पे आपकी यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसके कुछ एट्रिब्यूट्स हैं, जो हमें जान लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं इसके कुछ एट्रिब्यूट्स। तो यहाँ पे हमने एचआरईएफ को देख लिया कि हाइपर रेफरेंस है, इसके अंदर हम कोई भी यूआरएल डाल सकते हैं, कोई भी पेज का लिंक डाल सकते हैं, वो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है नेम, जहाँ पर आप जो है किसी एरिया को नेम दे सकते हो, किसी जो है एरिया को डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे टारगेट आता है, इसे हम देखते हैं। टारगेट की क्या होती है, आपकी 2 वैल्यू होती है, टारगेट ब्लैंक और टारगेट सेल्फ। टारगेट ब्लैंक अगर मैं करूँगा, तो यहाँ पर जो भी जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो वो आपका नई टैब में ओपन होगा और सेल्फ में आपका उसी टैब में आपका ओपन होता है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि ये नोबली का ही आपके पास यहाँ पे लिंक है, या आप कोई भी कह सकते हो, चलो मैं इसमें दे लेता हूँ मेन डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पे मैंने लिखा आपको टारगेट और टारगेट मैंने इसको सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मैं इसको ब्लैंक करके दिखाता हूँ। पहले चलो मैं इसको टारगेट को हटा करके दिखा देता हूँ। अगर टारगेट आपका नहीं है, तो किस प्रकार वर्क होता है? तो यहाँ पे अगर मैंने मेन पेज पे किया, तो ये इसी टैब के अंदर आपका रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेन पेज ये जो आपका पेज है, ये एज़ इट इज़ बना रहे, आपका एक नई टैब ओपन हो, उसमें आपका ये पेज ओपन हो, तब आप यहाँ पे टारगेट क्या कर दोगे? ब्लैंक कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका टारगेट ब्लैंक और जैसे ही मैं इसे ब्लैंक किया, तो यहाँ पे जैसे ही मेन पेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखो एक न्यू टैब ओपन होकर के आ गई। ये आपका पेज ऐसे ही बना हुआ है। जितनी बार भी आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपका एक नई टैब ओपन होगी और उसमें आपका लिंक ओपन होगा। तो अगर आप इस प्रकार जो है करना चाहते हो कि आपका जो है नई विंडो में आपका जो है लिंक ओपन हो, तब आप जो है उसी टैब में आपका ओपन होता रहता है। नेक्स्ट आपके पास टाइटल। टाइटल क्या क्या करता है, आपका होवर के रूप में जब भी मैं इस लिंक के ऊपर जो है कर्सर लेकर के जाऊँगा, तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ टाइटल के रूप में। जैसे कि अगर मैं इसी के अंदर दे देता हूँ आपका यहाँ पे टाइटल और टाइटल में लिख देता हूँ क्या? माय वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं मेन पेज पे जाऊँगा कर्सर लेकर के, तो यहाँ पे आपका शो होगा माय वेबसाइट। तो इस प्रकार आप दे सकते हो टाइटल और किसी में आपका शो नहीं होगा, केवल जो है इसी में शो होगा और मैंने इसी में ही आपका ये लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या मिल जाता है हमारे पास डाउनलोड। तो अगर आपको कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करानी है, तब आपको केवल यहाँ पे मेंशन कर देना है क्या? डाउनलोड। अगर मैं यहाँ पे जाकर के मान लो कि सेकंड फ़ाइल मुझे डाउनलोड करानी है, तो मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड। तो डाउनलोड लिखने से क्या चेंज आएगा? अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेकंड पेज पे क्लिक करूँगा, ये मेरा क्या है? सेकंड पेज है, तो क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से आप किसी फ़ाइल को डाउनलोड करा सकते हो, तो यहाँ पे किसी इमेज का जो है लिंक डालोगे तो इमेज डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, पीडीएफ डालोगे तो पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, वीडियो डालोगे तो वीडियो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो और यहाँ पे आप सेकंड पेज के बजाय आप लिख सकते हो यहाँ पे भी डाउनलोड। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है एंकर टैग का प्रयोग कर सकते हो और आप इसे अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि आपका हर जगह आपका ये यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म टैग। तो अगर आपको कोई भी फॉर्म किसी भी प्रकार का फॉर्म बनाना है, तब हम फॉर्म टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका लॉगिन पेज होता है, आपका साइन अप पेज होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म होता है, तो आपको किसी भी टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम फॉर्म टैग का प्रयोग करके जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्म टैग है। तो फॉर्म टैग क्या है, आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब ये कंटेनर टैग है कि इसको बंद करना भी आवश्यक है। अब ये हमारे पास इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक नेम है हमारे पास कि हम जो है कितने भी फॉर्म हो सकते हैं, हम हर एक फॉर्म को अलग-अलग स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्शन, कि हमारे पास जो फ़ॉर्म के अंदर डेटा है, वो कैसे जो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट से कनेक्ट होगा, कैसे सर्वर से कनेक्ट होगा। तो वो एक्शन के अंदर हम उस फ़ाइल का लिंक देंगे, जिससे मुझे इस फ़ॉर्म का डाटा उस सर्वर के अंदर सेव करना है। और नेक्स्ट हमारे पास होता है मेथड, कि ये जो डाटा हमारा जाएगा सर्वर पे, वो किस तरीके से जाएगा। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। तो हम इन 2 तरीके से जो है फ़ॉर्म का डेटा जो है सर्वर पे सेव कर सकते हैं। तो दोनों में से हम कोई भी तरीका यूज़ कर लेंगे। तो ये जो है ना हमारे बैकएंड के लिए होते हैं। अगर आप जो है बैकएंड बनना चाहते हो तो तब आपको इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड बनना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आ सकते हो इनपुट टैग पे। तो हम नेक्स्ट जो है आपका इनपुट टैग देखते हैं कि ये क्या है? क्योंकि फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग के साथ-साथ कुछ और जो है टैग की भी आवश्यकता होती है। जैसे इनपुट टैग है हमारे पास, बटन टैग है, टेक्स्ट एरिया है, फील्ड सेट और लीजेंड है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग है। तो इन सभी टैग्स को हम देखते हैं कि इन टैग का हम कैसे-कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इनपुट टैग पे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनपुट टैग है। इनपुट टैग का प्रयोग किया जाता है इनपुट फ़ील्ड बनाने के लिए, जिसमें हम किसी का नाम या पासवर्ड इनपुट में रूप में ले सकें। तो यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड बनाने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इसका, टाइप एट्रीब्यूट। इसका हम प्रयोग करते हैं और इस टाइप एट्रीब्यूट की आपकी ये बहुत सारी वैल्यू होती है। तो जो भी आपको इनपुट में लेना है, वो टाइप आपको सिलेक्ट करना है। कि अगर आपको टेक्स्ट लेना है, तो टाइप आप जो है टेक्स्ट कर देंगे, पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड कर देंगे, ईमेल लेना है तो ईमेल कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं हम, कैसे जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीएस कोड ओपन कर लेते हैं हम। मैं इनको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से जो है दिखता रहे, कैसे-कैसे जो है मैं इसका प्रयोग करूँगा। तो हमारे पास एक फ़ाइल है जो पहले से ही बनी हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपको फ़ॉर्म टैग का उपयोग करना है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे फ़ॉर्म और फ़ॉर्म के बाद आप इसके जो है अंदर चले जाएँगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इनपुट टैग का, इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट टैग है, मुझे क्या इनपुट लेना है? तो इससे पहले मैं वो लिख सकता हूँ जो भी मुझे इनपुट लेना है। तो मुझे जो है नेम इनपुट में लेना है, तो मैं यहाँ पे जो है नेम लिख दूँगा और इसे हम कर लेते हैं कोलाइव। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब आपके पास एक नेम जो है एंटर करने के लिए इनपुट फ़ील्ड आ चुका है और यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है लिख पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको जो है कोई भी टेक्स्ट चाहिए, तो तब मैं इसका टाइप रखूँगा टेक्स्ट। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई पासवर्ड चाहिए या फिर कोई फ़ाइल चाहिए, तब हम इसमें अलग-अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया, नेक्स्ट में ले लेता हूँ अगर किसी का एड्रेस लेना है या पासवर्ड लेना है, मैं पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया और यहाँ पे मैंने इनपुट फ़ील्ड जो है यूज़ किया और इसका टाइप मैं कर देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखते ही क्या होगा, जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा और कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक पासवर्ड के फ़ॉर्मेट में आ गया है। अगर मुझे इसको नीचे लेकर के आना है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बीआर, ठीक है? तो ये नीचे आ जाएगा और अगर आपको स्पेस देना है, तो आप स्पेस भी दे सकते हो और फिर से जो है यहाँ पे बीआर लिख सकते हो। तो एक लाइन का स्पेस भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे एक फ़ॉर्म डेवलप कर सकते हो। तो हम बारी-बारी से देख लेते हैं सभी वैल्यू जो भी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट देख लिया, पासवर्ड देख लिया। अगर आप ईमेल जो है यूज़ करना चाहते हो, तो आप ईमेल लिख सकते हो। तो ईमेल का फ़ॉर्मेट ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कुछ और यहाँ पे लेटर लिख देते हो, तब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब आप पासवर्ड की जगह पे ईमेल लिख सकते हो। अपडेट, यहाँ पे क्या है, अगर आपको किसी की भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो तब आप उसको ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीआर यूज़ कर लेता हूँ पहले, बिहार एंड बिहार। नेक्स्ट लाइन में मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आप इनपुट फ़ील्ड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप डेट। और जैसे ही मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा, तो यहाँ पे आपको देखो कि एक डेट का फ़ॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी सन सेलेक्ट करना है, सन सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फॉर्म में किसी भी टाइप की डेट चाहिए, तो तब आप इसका प्रयोग कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टाइम। अगर आपको टाइम भी अगर इनपुट में लेना हो, तो मैं टाइम भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं बीआर का प्रयोग कर लेता हूँ और नेक्स्ट में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे टाइम। तो टाइम लिखा मैंने, इनपुट लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम। तो टाइप मैंने इसका क्या कर दिया, टाइम। तो जो भी आप टाइप करते रहेंगे, वही आपका यहाँ पे आता रहेगा। तो यहाँ पे टाइप जो है इसका टाइम हो गया। आप एएम-पीएम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका टाइम चाहते हो, वो आपका टाइम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप टाइम का प्रयोग कर पाओगे। टाइम के बाद टेलीफ़ोन नंबर है, टाइप आप डायल कर दोगे, टेलीफ़ोन नंबर भी ले सकते हो। हम यहाँ पे चेक बॉक्स को देखेंगे नेक्स्ट। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि चेक बॉक्स का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मान लो आपको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, तब जो है आप चेक बॉक्स का प्रयोग कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे पीआर का प्रयोग कर लेता हूँ और नेक्स्ट लिख लेता हूँ आपका यहाँ पे सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार मैंने आपका यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बीआर का प्रयोग कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आप यहाँ पे चेक बॉक्स पहले देना चाहते हो, तो आप इनपुट पहले लिख लो।
इनपुट और टाइप क्या कर दिया हमने चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स करने के बाद आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दे सकते हो। हिंदी जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया और ऐसे आप फिर से जो है नेक्स्ट चेक बॉक्स बना सकते हो और यहाँ पे भी लिख दो आप चेक बॉक्स और यहाँ पे जाकर के आप लिख सकते हो इंग्लिश। तो आप जितने भी सब्जेक्ट हो आप बारी-बारी से लिख पाओगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते ही क्या होगा चेक बॉक्स की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट लिख सकते हो और उनको जितने भी जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बारी-बारी से जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार आपको सिलेक्ट योर हॉबी, सिलेक्ट योर सब्जेक्ट आपको जो भी यूज़र से चाहिए कि इसमें से कुछ सेलेक्ट करें तब भी यहाँ पे आप इसे यूज़ करा सकते हो। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेडियो। अब रेडियो का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये ज़्यादा तब यूज़ होता है जब आपको कहा जाता है कि सिलेक्ट योर जेंडर। तब यहाँ पे जो है मेल और फीमेल के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो रेडियो। तो ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बीआर और यहाँ पे मैं लिख लूँगा आपका सिलेक्ट योर जेंडर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट योर जेंडर। अब फिर से मैं यहाँ पे बीआर का प्रयोग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले रेडियो फ़ील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इनपुट टाइप कर देंगे रेडियो और रेडियो के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेल दिखाई देने लगेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड फिर से यूज़ किया और यहाँ पे रेडियो लिख दिया और अब की बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका फीमेल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फीमेल। तो इसके साथ ही आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो इनपुट और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियो और यहाँ पे लिख सकते हो आप अदर। तो इस प्रकार यहाँ पे आप रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं तीनों पे एक साथ क्लिक कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं केवल एक को ही सिलेक्ट कर पाऊँ। तब आप क्या करोगे? तब आपको करना है कि इसके अंदर जाकर के सबके अंदर आपको नेम दे देना है और नेम आपको सभी में सेम दे देना है। तो कुछ भी नेम दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। तो यही प्रॉपर्टी मैं जो है तीनों के अंदर दे देता हूँ। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को तीनों के अंदर दोगे, तो फिर आप तीनों में से केवल एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर फीमेल सिलेक्ट हो जाएगा और फिर अदर सिलेक्ट हो जाएगा। तो तीनों में से केवल एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। तो आपको जब भी जो है इस प्रकार से जेंडर सिलेक्ट करानी हो, तब आप यहाँ पे सब में एक कॉमन नेम दे दोगे, तो जिससे केवल एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेंज है। तो रेंज का प्रयोग वैसे यहाँ पे अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट आती है तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीआर का यूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेंज। तो यहाँ पे इस प्रकार की आपके पास एक रेंज आ जाएगी। तो इसे रेंज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो और इससे आप किसी फ़ोटो को कनेक्ट कर सकते हो कि इसको ज़ूम आप फ़ोटो को ज़ूम कम या ज़्यादा कर पाओगे। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। वो हम आगे सीखेंगे तब हम इसका यूज़ देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए कि किसी से मुझे कोई फ़ोटो या फ़ाइल अपलोड करानी है, तो तब मैं उसे जो है कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका यहाँ पे फ़ाइल का। तो यहाँ पे अगर मैं फ़ाइल लिखूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सोर्स फ़ाइल का और यहाँ पे क्लिक करते ही आप कोई ना कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर पाओगे और ये आपकी जो है फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट करके आप इससे फ़ाइल सेलेक्ट करा सकते हो या फिर जो है अपलोड योर फ़ोटो। तो ये आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो फ़ाइल का। अगर आपको कहीं पे भी कलर सेलेक्ट कराना है, तो आप लिख सकते हो कलर। तो यहाँ पे आपके पास एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार का और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कलर, तो यहाँ पे आपका कलर दिखाई देगा और मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ बिहार का। तो ये इस प्रकार दिखाई देगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट करा सकते हो। तो अगर इसका यूज़ करना चाहो, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सबमिट। सबमिट बटन है और एक हमारे पास रीसेट बटन है। तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बिहार का प्रयोग कर लेता हूँ और यहाँ पे इनपुट और आपका टाइप कर देता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट करते ही क्या आ जाएगा आपके पास एक सबमिट बटन आ जाएगा। तो जब भी आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आप यहाँ पे एक रीसेट बटन भी दे दो, तो आप इनपुट लिखोगे और यहाँ पे कर दोगे आप रीसेट। तो यहाँ पे आपके पास एक रीसेट बटन भी आ जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लोगे और आप चाहते हो कि सारा डाटा आपका क्लीन हो जाए, तो रीसेट करते ही सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमाइज़ बटन भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँ और यहाँ पे मैं बटन लिख दूँ, तो यहाँ पे एक बटन आपके पास आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ लिखना है इसपे, तब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू का। तो यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू लिखूँगा और वैल्यू लिखने के बाद इस पे कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बैक, तो यहाँ पे आपके पास लिखा जाएगा बैक, ठीक है? तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ बटन बना सकते हो। इन बटन को फिर हम बाद में लिंक करना सीखेंगे, कैसे ये प्रॉपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये आपका टाइप एट्रीब्यूट था और इसकी हमने ये सारी वैल्यू आपकी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है साइज़ एट्रीब्यूट। तो इनपुट टैग का जो साइज़ एट्रीब्यूट है, ये क्या करता है आपका? यहाँ पे हम सबसे पहले नेम के अंदर ही चेक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे अगर मुझे इस इनपुट फ़ील्ड का साइज़ कम या ज़्यादा करना है, तब जो है आप इसका प्रयोग करोगे। तो अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइज़ और साइज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50।
तब आप देखोगे इसका साइज़ बढ़ चुका है यहाँ पे। और यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे आप देखोगे इनपुट फ़ील्ड का जो साइज़ है वो आपका कम हो चुका है। तो इस प्रकार आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास मिल जाता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या है कि आप इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हो। आप एक इनपुट फ़ील्ड में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहीं पे जाकर के लिख देता हूँ कि आपका मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपकी 5, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैं इसमें 5 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिख पाऊँगा। तो 5 तक ही आप कैरेक्टर लिख सकते हो, कैरेक्टर या नंबर जो भी है आप 5 तक के बाद आप इसमें टाइप नहीं कर पाओगे। तो ये भी आप यहाँ पे फिक्स कर पाओगे। नेक्स्ट है नेम, ये है कि आप इनपुट फ़ील्ड को कोई भी स्पेसिफिक नेम देना चाहते हो, तो आप इसे नेम दे सकते हो। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यहाँ पे यूज़र को हिंट देना है, इस इनपुट फ़ील्ड के अंदर ही आपको यहाँ पे एक हिंट देना है कि इसमें आपको क्या एंटर करना है, तब जो है आप प्लेस होल्डर का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर आपका, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं आपका लिख दूँगा एंटर योर नेम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख कर के आ गया एंटर योर नेम। जब भी आप इसमें कोई भी नेम टाइप करोगे, तो फिर वो आपका प्लेस होल्डर नहीं दिखाई देगा, और जब आप इसे डिलीट कर दो, तो आपका फिर से वो प्लेस होल्डर आपका दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है आप प्लेस होल्डर का प्रयोग कर सकते हो कि एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर यूज़र नेम। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर पाओगे इसके द्वारा। इसके अलावा जो है आपके पास एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे कि मैं जो है वैल्यू का भी प्रयोग कर सकता हूँ, कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें कोई एक नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे आपका रवि, तो आप ये देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका रवि आ चुका है। मैं इसको हटा दूँ या रिफ्रेश करते ही आपका फिर से आ जाएगा। तो आप किसी भी फ़ील्ड में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो हमारा ये भी हो गया। अब हम फॉर्म टैग के अंदर प्रयोग होने वाले अन्य टैग को भी देखेंगे। इनपुट टैग के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास बटन टैग। हमने यहाँ पे देखा था कि हम बटन जो है इनपुट से भी बना सकते हैं, ये हमने कल देखा था यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये हमने देखा था कि हम इस प्रकार भी यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बटन टैग से जो है बटन बनाना है, तो मैं बटन टैग से बना सकता हूँ। तब आप लिखेंगे यहाँ पे बटन, और बटन लिखने के बाद जो भी इसमें आप वैल्यू दोगे यहाँ पे, तो उसी के नाम का आपका यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं होम, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे एक होम नाम का एक बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक होम नाम का बटन आ चुका है। तो इस प्रकार जो है आप इसे प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया टैग का क्या यूज़ है? जब हमें मल्टी लाइन में जो है टेक्स्ट लिखना हो, हमें एक जो है थोड़ा बड़ा आकार का इनपुट फील्ड चाहिए, तब जो है हम टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करते हैं। चलो इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट से पहले जो है इसका यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने बीआर टाइप कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका एंटर योर एड्रेस। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बीआर टाइप किया, और यहाँ पे फिर से बीआर टाइप करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास ये फ़ील्ड जो है क्रिएट होकर के आ जाएगा कि यहाँ से मैं मल्टी लाइन में एड्रेस दे सकता हूँ, वरना आप अगर कोई भी मैसेज वगैरह लिखना चाहते हो, तो आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हो। अब इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं हमारे पास कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट विड्थ इंक्रीज़ कर सकूँ, मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकूँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे इसमें रोज़ की संख्या जो है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपको विड्थ इंक्रीज़ करनी है, तब हम कॉल्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रोज़ इंक्रीज़ करके देखता हूँ, तो इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं रोज़, और रोज़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका कि मैं 15 लिखूँगा, तो 15 लिखते ही आप यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। 10 लिख देता हूँ, तो इसमें आपकी हाइट और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 5 जो है रो यूज़ करता हूँ, तो 5 रो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो, तब यूज़ करोगे कॉल्स, और कॉल्स में अगर यहाँ पे 30 लिखूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंक्रीमेंट हो गया इसकी विड्थ के अंदर। तो यदि आप इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो इंक्रीज़ कर सकते हो। साथ में अगर इसमें आप प्लेस होल्डर भी देना चाहते हो, तो वो भी आप जो है यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटर योर एड्रेस। तो इस प्रकार आप प्लेस होल्डर का प्रयोग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी। यहाँ पे नेम देना चाहते हो, उसका एक फ़ेवरेट नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल सेट एंड लीजेंड टैग। अब इन टैग का क्या प्रयोग होता है? देखो जो यहाँ पे फिल सेट टैग है, ये तो जो है फॉर्म के चारों तरफ को जो है बॉर्डर लगा देता है, और लीजेंड टैग का प्रयोग करता है यदि मुझे कोई टाइटल लिखना हो फॉर्म का। तो इसको देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। आपको जो है ना, यहाँ पे मैं फॉर्म ही खोल लेता हूँ। अगर मैं फिल सेट का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म के अंदर सबसे जहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है आपका, यहीं पे आपको लिखना है फिल सेट, फिल सेट। और ये फिल सेट जो आपका बंद होगा, ये इसको जो हम बंद करेंगे, ये करेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पे आपका जो है फॉर्म बंद हो रखा है। इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया।
तो ये चारों तरफ को क्या आ गया आपका बॉर्डर आ गया। अगर यदि आपको यहाँ पे जो है टाइटल लिखना है तब यूज़ करेंगे हम लीजेंड टैग का, और लीजेंड टैग के अंदर हम लिख सकते हैं जो भी मुझे इसका नाम देना हो। तो यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिख कर के आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यदि आप लीजेंड टैग का प्रयोग करते हो तो इस प्रकार आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अपना कोई भी फॉर्म का टाइटल डाल सकते हो। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ तक आप फिल से रखोगे आपका वहीं तक बॉर्डर आएगा और लीजेंड टैग इसी के अंदर आपका प्रयोग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाता है सेलेक्ट टैग एंड ऑप्शन टैग। अभी इन टैग का क्या प्रयोग है? अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर कॉम्बो लिस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, तब जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का प्रयोग करते हैं। तो मान लो कि मुझे एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने स्टेट जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एंटर योर एड्रेस से पहले ही जो है क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने BR करके एक स्पेस क्रिएट कर लिया कि मैं यहाँ पे जो है क्रिएट करूँगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे लिख लोगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे? ऑप्शन लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख लिया, और ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हो, वो आप ऑप्शन यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पंजाब। नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार आपको जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट के आपको यहाँ पे नाम देने पड़ेंगे। और यदि मैं सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ये भी लिख सकता हूँ सबसे पहला ऑप्शन डैश डैश डैश। आप डैश डैश लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। सेलेक्ट योर स्टेट, तो यहाँ पे इस प्रकार आपका लिख करके आ जाएगा सेलेक्ट योर स्टेट। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना स्टेट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम नेम है, नेम तो आप कोई भी स्पेसिफिक नेम दे सकते हो, इसका बैकएंड के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट साइज़ है कि आप कितने ऑप्शन विजिबल रखना चाहते हो। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर ही चले जाओगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका साइज़, और ये अगर मैं 2 रखूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 विजिबल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आप जितने ऑप्शन विजिबल दिखाना चाहते हो, आप उतना ही साइज़ यहाँ पे रख दोगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैकएंड के लिए डाटा रखते हो तो आपको वैल्यू फ़िल करना आवश्यक है। तो वैल्यू में भी आप वही लिखते हो जो आप डिस्प्ले करते हो। ये ओनली डिस्प्ले करने के लिए कि यूज़र केवल इसे देख सकता है। लेकिन जो आप वैल्यू में यहाँ पे लिखोगे ये आपका बैकएंड पर सेव होगा। जहाँ पर आपका डाटाबेस क्रिएट होगा, वहाँ पर जो वैल्यू के अंदर आपने लिख रखा है केवल वही सेव हो। जो डिस्प्ले पे आप दिखा रहे हो वो सेव आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपको हमें बहुत ध्यान से फ़िल करना है कि आपका जो डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं और जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी सेम होनी चाहिए यहाँ पर। और नेक्स्ट मिल जाता है हमें सिलेक्टेड। ये क्या करता है कि अगर आपको चाहिए कि कोई ऑप्शन आपका पहले से ही सिलेक्टेड हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्टेड हो, तब आप क्या कर सकते हो? जैसे कि अभी तो पहला सबसे पहले ये ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हरियाणा बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट रहे। तब जा कर के आप इसके अंदर लिख दोगे सिलेक्टेड, और जैसे ही मैं सिलेक्टेड लिखूँगा तो हरियाणा देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। चाहे मैं इसको रिफ्रेश भी करूँगा तब भी हरियाणा ही रहेगा। मैं चाहे और किसी को सिलेक्ट कर लूँ, सबमिट कर दूँ, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हरियाणा ही यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आपका एक टास्क मिल जाता है, तो इस टास्क को आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फॉर्म की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये सारे टास्क कर लोगे यहाँ पे। इसमें आपके सारे तरीके के फॉर्म्स एंड सब चीज़ आपके यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे HTML5 आपका लेटेस्ट वर्ज़न है, आपका HTML का, और इसके अंदर जो है न्यू टैग्स, एट्रिब्यूट्स एंड API जो है यहाँ पे जोड़े गए हैं, ताकि इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा एनहांस किया जाए और अच्छे से वर्क करें। तो क्या-क्या ये उन फीचर्स आते हैं आपके HTML5 के अंदर कि यहाँ पे हम कुछ टैग लेकर के आए हैं ताकि हम इसकी स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकें। और यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए डायरेक्टली लिंक लेकर के आए हैं कि आप डायरेक्टली ऑडियो वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे एक कैनवास टैग का प्रयोग किया गया है कि आप 2D 3D इफ़ेक्ट्स लगा पाओगे, साथ में आप ग्राफ़िक्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर एनहांसमेंट किया गया है कि जो टाइप आपका एट्रिब्यूट था, उसकी और ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे आपकी मिल जाती है कि ईमेल है, डेट है, नंबर्स है, इनको भी बढ़ाया गया है ताकि हम एक अच्छे-सा फॉर्म क्रिएट कर सकें। और इसमें न्यू एपीआईज़ जोड़े गए हैं, जैसे जियो लोकेशन है, यहाँ पे आपका वेब स्टोरेज है, वेब स्टॉक्स है, तो ये एपीआई आपको मिल जाते हैं। और साथ में ऑफलाइन सपोर्ट के लिए इंडेक्स.db फीचर को भी जोड़ा गया है यहाँ पे, ताकि आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप इसे देख पाओ। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। अभी यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि न्यू टैग हमारे पास कौन-कौन से आए हैं। तो न्यू टैग सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेव। नेव क्या है आपका नेविगेशन बार,
कि अगर किसी भी वेबसाइट का नेविगेशन बार मतलब कि नेविगेशन बार क्या होगा कि जहाँ पे वेबसाइट में जितने पेजेज़ हैं, आप उसी बार के अंदर सभी पेजेज़ को एक साथ दिखा सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे नैव बार क्रिएट कर लेता हूँ और नैव बार क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप जो है एंकर टैग का उपयोग कर लो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका होम डॉट एचटीएमएल और यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो आप होम और नेक्स्ट पेज ले सकते हो आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अबाउट डॉट एचटीएमएल। ये पेजेज़ आपको बनाने पड़ेंगे और बनाने के बाद ये आपका डिस्प्ले पे शो करा सकते हो जैसे कि इस प्रकार यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आप शो कर पाओगे तो आप जितने भी लिंक यहाँ पे दोगे, जितने भी पेज के लिंक दोगे, वो नए बार आपका यहाँ पे बनता चला जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी आपका क्या है सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो हम इसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर, इफ़ेक्ट्स आपके तो बहुत सारी चीज़ हम करेंगे, तो वो हम तभी देखेंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम जो है नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट टैग आ जाता है हमारे पास आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या है? अगर आपको कहीं पे भी क्या करना हो, आर्टिकल लिखना हो, तब हम यूज़ करेंगे क्या आर्टिकल टैग का। तो आर्टिकल लिखते कैसे हैं? आर्टिकल लिखने के लिए आप एक हेडिंग ले लोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडिंग ले ली। मुझे जिसके बारे में भी आर्टिकल लिखना है, तो वहाँ पर उसका नाम मेंशन कर दो आप यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक लिखना चाहता हूँ गूगल पर, तो यहाँ पे आप गूगल टाइप कर दोगे और गूगल टाइप करने के बाद आप इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हो जिसमें आप जो है गूगल के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपका पैराग्राफ लिख दिया तो ये फिलहाल आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फिलहाल इसको भी हम जो है एचटीएमएल को थोड़ा ऐसे ही दिखा सकते हैं लेकिन जब हम सीरीज़ पढ़ेंगे तब हम इसे और अच्छा-सा बना कर के दिखाएँगे। तो इसी प्रकार का आपका मिल जाता है एक साइड बार क्या है कि विंडो के स जो है आपको कोई वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट के साइड में बहुत सारे आपके बार बने रहते हैं। तो उस टाइप के बार्स को बनाने के लिए आप जो है साइड बार का प्रयोग कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो टैग। ऑडियो टैग क्या करता है? जब भी आपको अपने पेज पर ऑडियो लगानी हो, अपने वेब पेज पे ऑडियो लगानी हो, तब जो है आप इस टैग का प्रयोग करोगे। अब इस टैग का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? फिलहाल जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ऑडियो टैग। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऑडियो। और जैसे ही ऑडियो लिखूँगा तो यहाँ पे आपको चाहिए एसआरसी मतलब कि आपको वो ऑडियो फ़ाइल चाहिएगी। अगर आपको ऑडियो फ़ाइल चाहिए तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एक सैंपल फ़ाइल, इस सैंपल फ़ाइल को आप डाउनलोड करके लगा सकते हो। वरना अगर आपके पास कोई ऑडियो फ़ाइल है, कोई भी सॉन्ग है, वो भी आप यहाँ पे लगा पाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ इसे। अब यहाँ पे क्लिक करके ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर रखना है। तो मेरा ये यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ है। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो या तो इसको डायरेक्टली उठा करके आप यहीं पे रख लो, वरना इसे यहाँ से कॉपी करके और जा करके पेस्ट कर सकते हो अपने फ़ोल्डर में जिसमें आपकी फ़ाइलें बनी हुई हैं। तो ये करने के बाद आपको जो है अपनी फ़ाइल पे ही जाना है और यहाँ पे जा कर के इसका नाम रख देना है। तो यहाँ पे हम ऑडियो का नाम रख देंगे। अभी भी इस यहाँ पे जो है ना आपकी ऑडियो फ़ाइल जो है शो नहीं होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी शो नहीं क्योंकि हमें इसमें कुछ एट्रिब्यूट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है कंट्रोल्स एट्रिब्यूट, इसके बिना जो है आपके कंट्रोल्स आपको नहीं दिखाई देंगे और आपकी फ़ाइल भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आपका कंट्रोल्स का और जैसे हम कंट्रोल्स का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पे देखोगे कंट्रोल्स आपको दिखाई देने लग जाएँ और इसको प्ले करते ही आपकी ये प्ले हो जाएगी। इसमें और भी एट्रिब्यूट्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या है कि जब भी पेज लोड होगा, ये जो है ऑडियो को प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही प्ले होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाकर मैं देता हूँ आपका क्या ऑटो प्ले और जैसे ही ऑटो प्ले में लिखूँगा ये अपने आप प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपके यहाँ पे प्ले हो जाएगी, जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा, तो ये आपकी जो है प्ले होने लगेगी। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लूप। लूप क्या करता है कि इस ऑडियो को कंटिन्यूअसली प्ले करता रहेगा, जब ये आपकी ऑडियो समाप्त हो जाएँगी, फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसका? लूप का। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूप का। तो इस प्रकार जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास क्या है एसआरसी है, जी सोर्स फाइल है, आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आप ऑडियो का टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो है ऑडियो एमपी3 है, ओजीजी है या फिर अदर जो है फॉर्मेट की है, तो आप टाइप लिखना चाहते हो तो टाइप भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा ऑडियो टैग। तो ऑडियो टैग के अंदर हम इस प्रकार से जो है अपनी फाइल लगा सकते हैं और सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो टैग और वीडियो टैग हम इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो पहले मैं जो है यहाँ पे बियर का प्रयोग कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे है वीडियो। वीडियो लिखने के बाद आप जो है एसआरसी है,
तो हैश के अंदर आप वीडियो फ़ाइल का जो है नाम लिखेंगे। तो वीडियो फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो फिर आप कोई भी सैंपल वीडियो या फिर आपके पास कोई भी लैपटॉप के अंदर वीडियो हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वरना सैंपल वीडियो सर्च करोगे और यहाँ से सैंपल वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे फ़ॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉर्मेट लेता हूँ, MP4 मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और ये आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और अब जो है ना मुझे ये चाहिए इसी फ़ोल्डर के अंदर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ इसे उठा करके इसे इस फ़ोल्डर के अंदर रख सकता हूँ और अब मैं इसे लगा पाऊँगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कैसे जो है ये लगती है। तो यहाँ पे मेन फ़ाइल के अंदर हमारे पास वीडियो है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ़ाइल और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपनी वीडियो। तो जैसे ही वीडियो जो है मैं यहाँ पे लिंक लिखूँगा तो यहाँ से वीडियो दिख जाएगी, लेकिन ये इसको आप प्ले नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स जीते तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो के कंट्रोल्स आ जाएँगे और प्ले करके इसे डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हो वीडियो को। तो इस प्रकार आप वीडियो को प्ले कर पाओगे और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसे ऑटो प्ले कर सकते हो। ऑटो प्ले हो जाएगी आपकी, तुरंत जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो अपने आप ही चलने लगेगी। इसको आप लूप में चला सकते हो, तो अब जब भी वीडियो खत्म हो जाएगी फिर से जो है आपकी शुरू हो जाएगी, तो हमेशा रिपीटेडली चलती रहेगी। आप इसकी हाइट भी दे सकते हो। अगर इसमें हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो हाइट हम कर देते हैं इसकी 500, तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी इस प्रकार। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट जितनी भी चाहते हो उतनी जो है कर सकते हो, विड्थ जितनी चाहते हो उतनी कर सकते हो। तो इसको जिस प्रकार की आप पेज पे एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप इसे कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएँगे टास्क, तो ये टास्क आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे आपको ये टास्क मिल जाएँगे। इससे आपका जो है, जो अभी तक आपने एचटीएमएल में पढ़ा, वो सब कुछ इसके अंदर आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है टास्क का जो है ज़रूर करें यहाँ पे। ये टेबल के अंदर बना हुआ है, तो टेबल के अंदर बनाएँगे तो जिससे आपका सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें एचटीएमएल जो है फॉर्म वैलिडेशन, तो यहाँ पे जो है फॉर्म के अंदर भी सुधार किए गए हैं। चलो देखते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या-क्या सुधार किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ, तो उसका में फ़ील्ड उस फ़ील्ड के अंदर आपको फ़िल करना अनिवार्य हो जाएगा। आप उसे सबमिट नहीं कर सकते। चलो, हम जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यहाँ पे उपयोग देख लेते हैं, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं इन सभी को हटा देता हूँ, जो भी अभी मेरे तक लिखना आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के अंदर जो है, मैं एक इनपुट फ़ील्ड बना लेता हूँ। नेम नाम का यहाँ पे इनपुट और नेक्स्ट लाइन में हम बिहार दे देते हैं और एक सबमिट बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट फ़ील्ड हो गया, सबमिट फ़ील्ड हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पे सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो जाएगा कि अगर मैं तो कुछ फ़िल भी नहीं किया तब भी ये सबमिट हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रिक्वायर्ड कर दूँ यहाँ पे जाकर के, इसको मैंने क्या कर दिया रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि जब भी मैं सबमिट करूँगा अब ये सबमिट नहीं होगा। अब इस फ़ील्ड को आपको फ़िल ही करना पड़ेगा, तभी ये जो है सबमिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी इनपुट फ़ील्ड को क्या कर सकते हो, आप उसे अनिवार्य कर सकते हो कि ये तो आपको जो है फ़िल करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट। अभी पैटर्न एट्रीब्यूट क्या है कि आपको इनपुट फ़ील्ड में आपको किस प्रकार की वैल्यू देनी है, उसी प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैटर्न्स जो है बनवा सकते हो। तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप के पैटर्न्स हैं कि आप अल्फ़ाबेट चाहते हो केवल या फिर केवल न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हो या फिर ईमेल के लिए चाहते हो या फ़ोन नंबर के लिए चाहते हो। तो जिस प्रकार के भी आप पैटर्न फिक्स करना चाहते हो कि इस फ़ील्ड के अंदर वो नहीं रहेगा, तो आप जो है कर पाओगे। चलो हम जो है यहाँ पे बना करके देखते हैं। जैसे कि फ़ील्ड है, इसमें अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ, आपका सब सबमिट होगा यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओनली अल्फ़ाबेट ही लिख सकूँ, तो इसके लिए हम पैटर्न लिखेंगे। तो पैटर्न लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे पैटर्न एट्रीब्यूट का। तो पैटर्न के अंदर आप ध्यान दो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वही आप इस फ़ील्ड के अंदर भी कर सकते हो। तो मैं ए से जेड तक का जो है अल्फ़ाबेट ले लिए स्मॉल लेटरिंग और कैपिटल लेटर में भी मैं ए से जेड तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लिए। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिखूँगा सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, तभी आपका सबमिट नहीं होगा। और आप यदि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे तब भी आपका सबमिट नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा अगर अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कि मैं यहाँ पे फिक्स भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 से लेकर के और यहाँ पे 15 तक, जी, आप जो है मिनिमम 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप जो है 15 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर लिख सकते हो।
तो यहाँ पे देखो कि अगर हम जो है कैरेक्टर्स लिखते हैं वो 15 से ज़्यादा लिख दिए, तब जो है ये आपका मैच नहीं होगा। 15 से कम लिखूँगा तो फिर ये आपका सबमिट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखूँगा तब ये सबमिट नहीं होगा। तो मिनिमम 1 रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 15 आप लिख सकते हो और ओनली अल्फ़ाबेट आप लिख पाओगे। अगर आपको नंबर भी सबमिट करना है तो 0 से 9 तक आप यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स कर सकते हैं और दोनों मिक्स करके आप इस प्रकार लिख पाओगे। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि केवल ही नंबर ही लिख पाएँ तो केवल नंबर भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार 0 से 9 लिख दोगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर जो है कितने भी लिख सकूँ मैं, तो 1 तो मिनिमम लिखोगे और मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आप कितने भी जो है नंबर लिख पाओगे और इसे क्या करेंगे, सबमिट हम कर सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि फिक्स 10 नंबर ही लिख सकूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 से कम लिखूँगा तब भी जो है आपका सबमिट नहीं होगा, 10 से ज़्यादा लिखूँगा तब भी जो है ये आपका सबमिट नहीं होगा। यदि यहाँ पे मैं केवल 10 नंबर ही लिखूँ तभी जो है ये आपका सबमिट होगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अलग-अलग टाइप के पैटर्न लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपका मैं चाहता हूँ कि अनलिमिटेड कैरेक्टर्स और नंबर लिखने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस, और जैसे आप इसे प्लस कर दोगे तब आप यहाँ पे कितने भी नंबर और जो है कैरेक्टर्स लिख करके सबमिट कर सकते हो। तो प्लस अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो मतलब कि आप अनलिमिटेड लिख सकते हो। और इसके अंदर आपको और कुछ मैच है, जैसे कि अगर मैं एट द रेट चाहता हूँ आ जाए, मैं चाहता हूँ अंडरस्कोर आ जाए, तो यहाँ पे एट द रेट और अंडरस्कोर भी आपका अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एट द रेट भी लिख सकता हूँ जा करके। तो यहाँ पे इस प्रकार आप सबमिट कर सकते हो, तो एट द रेट भी आपका यहाँ पे अलाउ होगा और आपका जो है यहाँ पे अंडरस्कोर भी अलाउ होगा। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे जो भी स्पेशल कैरेक्टर मेंशन करोगे, वो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट एक और पैटर्न है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सबसे पहला जो लेटर है वो आपका कैरेक्टर ही रहे, तो यहाँ पे आप जो है ना एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लूँगी और ए से जेड तक यहाँ पे लिख लूँगी और कैपिटल ए से और कैपिटल जेड तक भी आप यहाँ पे दे दोगे, इस प्रकार। तो अब यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा, आप पहले अगर नंबर लिखना चाहोगे तो ये आपका सबमिट नहीं होगा। आपको पहले कैरेक्टर ही लिखना पड़ेगा, फिर चाहे आप नंबर क्यों ना लिख लो और इसे सबमिट आप कर पाओगे। तो इस प्रकार जो है आप ये सभी पैटर्न्स बना सकते हो और यहाँ पे भी अलग-अलग टाइप के पैटर्न दिए गए हैं, वो आपने देख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ऑटो फ़ोकस। ऑटो फ़ोकस क्या है कि यदि मैं पेज रिफ्रेश करूँ और अपने आप इसके अंदर क्लिक हो जाए और मैं डायरेक्टली टाइप करके इसमें जो है लिख सकूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑटो फ़ोकस का प्रयोग करोगे। तो यहाँ से ऑटो फ़ोकस कैसे होगा, जैसे अगर अभी मैंने इसमें क्लिक नहीं किया और जैसे ही मैं इसमें ऑटो फ़ोकस लिखूँगा, ऑटो फ़ोकस लिखते ही यहाँ पे देखो कि आपका जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, कर्सर अपने आप जो है आपका इनपुट फ़ील्ड के अंदर होगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर पाऊँगा, मुझे क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है इनपुट फ़ील्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो ऑटो फ़ोकस के ज़रिए। तो यहाँ पे केवल आप पेज रिफ्रेश करोगे और आपका कर्सर आपके इनपुट फ़ील्ड में बना रहेगा और आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। ये है आपका ऑटो फ़ोकस। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर। अब ये नंबर क्या है कि आप यहाँ से कोई भी जो है नंबर पिक कराना चाहते हो कि अगर किसी की एज इनपुट में लेनी है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और इनपुट बनाता हूँ, एज नाम का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। तो यहाँ पे नंबर लिखते ही ना आपके पास ये स्टेप आ जाएँगे। आप इनसे स्टेप बाय स्टेप किसी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो कि आपको मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्स इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दिया कि आपके 10 तक जा सकती है। और यहाँ पे आप जो है स्टेप भी दे सकते हो कि कितने स्टेप ये आपका इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि 2 स्टेप का इंक्रीमेंट हो आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये 3, 5 2 स्टेप का इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी आपके यहाँ पे, रुक जाएगी जा कर के। तो इस प्रकार आप जो है नंबर का प्रयोग कर सकते हो। तो ये भी आपका HTML5 के अंदर ये वैल्यू जोड़ी गई है। और अब लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइफ्रेम। अब ये आइफ्रेम क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फ्रेम जो है अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। ये किसी भी वेबसाइट को भी लगा पाओगे। अगर पहले मैं आपको वेबसाइट भी लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यही वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से के यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर आ जाए। तो इस फॉर्म के बाद मैं यूज़ करता हूँ एक आइफ्रेम का, आइफ्रेम, और इसके अंदर जो वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस वेबसाइट ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे दिखाई देने लगी है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट भी बढ़ानी है, तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं इसकी यहाँ पे हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, हाइट हाइट अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400, तो यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। विड्थ चाहते हो तो विड्थ लिख लो, तो विड्थ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी 500, अब यहाँ पे देखोगे इसकी विड्थ भी आपकी इंक्रीमेंट हो चुकी है और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप किसी वेबसाइट को
दिखा सकते हो। या फिर आपको यूट्यूब वीडियो लगानी है तो यूट्यूब वीडियो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप यूट्यूब वीडियो का भी फ्रेम यहाँ पे लगा पाओगे। तो यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो के अंदर चले जाएँ और यहाँ पे आप किसी भी वीडियो को अगर लगाना चाहते हो तो क्लिक कर लें। आपको अपने ब्राउज़र क्लिक का करने के बाद यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस एम्बेडेड लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एम्बेडेड पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये कोड आ जाएगा और ये कोड आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो कि मेरा एक फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे मैं जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपकी यूट्यूब वीडियो आपकी लग चुकी है। ये रही और यहाँ से आप इसे डायरेक्टली प्ले कर सकते, तो यहाँ से आपकी डायरेक्टली ये प्ले भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको यूट्यूब वीडियो लगाना है तो आप इस प्रकार यहाँ पे लगा पाओगे। तो इस फ्रेम के अंदर आई फ्रेम का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट को लगा सकते हो और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था एचटीएमएल का और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाता है और ये टास्क आप यहाँ पे बना सकते हो और इसको बनाने के लिए आप टेबल का प्रयोग करेंगे, टेबल का प्रयोग करके इसको बनाओ अच्छे से और इसके जो है बार-बार रिवाइज़ करो सभी टाइप का, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है शुरू करने वाले हैं आपका सीएसएस। तो आप जो है इसको रिपीट करो, रिवाइज़ करो और जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका सीएसएस क्या है और सीएसएस हम कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एचटीएमएल आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।